बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, पहले एक ज़माना होता था कि अगर कोई कारोबार करना है तो एक दुकान लेनी है अच्छी सी, उसका कोई किराया है, अगर किराया अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ख़रीद सकते हैं तो ख़रीदना पड़ता था। फिर उधर जो है अपना कोई बिज़नेस जो भी हम सेटअप लगाना चाह रहे हैं, चाहे कपड़े की दुकान लगाना चाह रहे हैं, चाहे हम कोई क्रॉकरी शॉप बनाना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बच्चों की टॉय शॉप बनाना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़, या गिफ्ट आइटम शॉप बनाना चाह रहे हैं, उधर हमें फिर उसको माल वहाँ पर लेके रखना पड़ता है। फिर जाके मार्केट वैल्यू पता करनी पड़ती है, होलसेल मार्केट्स का पता करना पड़ता है कि होलसेल से किस जगह से जो हमें प्राइसेस हैं वो सही मिलेंगे प्रोडक्ट के, और फिर उस प्रोडक्ट को हम वहाँ पर जो है डिस्प्ले करें, या फिर किसी से फ्रेंचाइज वगैरह लेनी पड़ती है। अब सीन ये हो गया है कि देखें, पहले जब ये दुकान लेते थे तो इसमें बिजली, ठीक है, इसमें बंदा रखा है कारीगर, उसके पैसे, और जो भी आपके वहाँ पे मेंटेनेंस जो भी शॉप की है उसको भी आपने पे करना है। फिर आपका आना जाना, आपकी कन्वेंस भी लगती थी, आपका वहाँ पे रोज़ विज़िट करना, उस चीज़ को देखना, उन सब में भी बड़ा टाइम वेस्ट होता था। मगर अब चीज़ों ने बड़ा चेंज कर लिया है अपना सिनेरियो। अब हो रही है ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन बिज़नेस में जो हम ये सारी चीज़ें करके, ये सारी दुकानें खोल के, एक डिस्प्ले बना के वहाँ पे अपना बिज़नेस लॉन्च कर रहे होते थे, या ब्रांड बना रहे होते थे, या कोई काम कर रहे होते थे, अब वो सारा कुछ घर बैठ के आप अपने एक लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं। मतलब यू नो अबाउट ई कॉमर्स, राइट? आजकल दौर है डिजिटल मीडिया का, और इसके ज़रिए लोग लाखों नहीं करोड़ों पैसा बना रहे हैं, करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, और घर बैठ के लोगों की रोज़गारी जो है वो लग गई है। मतलब आपको सिर्फ अपनी सुपरविजन रखनी है, आप अपने कॉल्स पे, अपने फ़ोन्स पे, अपनी पैकिंग, अपने डिस्प्ले, अपनी सारी चीज़ें, डिलीवरीज जो है उसको देख सकते हैं इजीली, और आपने सिर्फ एक पेज बनाना होता है और उस पेज के ऊपर अपनी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं, या फिर जो बने बनाए पेजेस होते हैं उधर आप अपना प्रोडक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, और उसके बाद उसकी प्राइस मार्केट प्राइस के साथ देख के, मगर प्रोडक्ट अच्छा अगर ऑथेंटिक है तो वो मार्केट में बहुत चलता है, और उसके बाद लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, और दूसरे की भी प्रोडक्ट को लेके आप उसकी भी बिज़नेस, उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये वाले काम अगर कोई करना चाहता है, ई कॉमर्स के ज़रिए लाखों करोड़ों कमाना चाहता है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक सक्सेस स्टोरी है वो दिखाऊंगी, उनकी बात सुनाऊंगी। मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं हमारे साथ, जिनकी एक कामयाब कहानी है। अब एक सुनाऊंगी कहानी तो आपको पता चलेगा कि क्या बात है। ई कॉमर्स की वेबसाइट जनाब चला रहे हैं, और बहुत किस तरीके से चलाते हैं, क्या करते हैं, हम उनसे पूछते हैं ना, ताकि आपकी भी रहनुमाई हो, जो जो करना चाहते हैं वो उसको काम को करें और घर बैठ के पैसा कमाएं। मैं तो कहती हूँ बेरोज़गारी जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए किसी भी तरीके से हमारे मुल्क में। तो फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ना अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी, किस तरीके से ई कॉमर्स की तरफ आए, कैसे काम शुरू किया, क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह से मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस में था पहले। मैन्युफैक्चरिंग का मेरा एक्सपीरियंस था, तो ऐसे ही बस मोबाइल पे ही देखना स्टार्ट किया कि किस तरह से लोग ये कर रहे हैं, क्यूरियसिटी हुई, तो उस तरह से देखते देखते चीज़ें कुछ समझ में आना शुरू हो गई। तो जैसे ही कोविड आया उसके बाद फिर हमारे जो फिज़िकल बिजनेस थे वो तो बंद हो गए, तो ज़्यादा लर्निंग की स्पीड भी ज़्यादा हो गई। उन्हीं दिनों एक छोटा सा स्टार्टअप लिया, डोमेन बाय की और उस पर वेबसाइट बना दी। जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद वो डोमेन कुछ बेहतर हो गई, उस पर विजिबिलिटी होना स्टार्ट हो गई, यूज़र आना स्टार्ट हो गए, तो उसे इंटरेस्ट भी डेवलप होता गया। जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर हमने वो उस पर मर्चेंट वगैरह लगा के, मैं देखा कॉमर्स, ये जो सारा ये कोरोना आया था इस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इस तरह के बिज़नेस शुरू किया और उनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जी उसी तरह से मेरा भी कोविड में ही कारोबार बिज़नेस कामयाब हुआ था जी, क्योंकि उस पर क्योंकि हम कोविड में स्टक होकर बैठ गए, तो उन दिनों मैंने मतलब रेस्ट नहीं की, बल्कि हमने वो कंटिन्यू लर्निंग और बिज़नेस डेवलप किया उन दिनों में घर में बैठ के। तो वो जिस तरह से आप बता रही थी कि मतलब इसके लिए शॉप की ज़रूरत ही कोई नहीं, आराम से बैठे आप अपने कंफर्ट में उसको पेज बना के उसको मार्केट कर सकते हैं और उससे अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, और ऐसे ही हुआ सीन। अच्छा, ई कॉमर्स के लिए अगर ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि लोगों को समझ आए, वो भी ये काम कर सकें। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आप मतलब ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाह रहे हैं,
सबसे पहले तो ये है कि हम तो इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं, लोकल मार्केट में काम नहीं करते। तो वहाँ की हमने प्रोडक्ट रिसर्च सबसे पहला काम होता है कि कोई अच्छी प्रोडक्ट हमें मिल जाए। अमेज़न पे कर रहे हैं या फिर ये शॉपिफाई पे कर रहे हैं? जी हमारी अपनी वेबसाइट्स हैं, अपनी हम वेबसाइट? अमेज़ोन और ईबे वगैरह पे काम करते हैं, हमारी प्रेजेंस है, हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ लिस्टेड हैं और वहाँ से हम बिज़नेस लेते हैं। लेकिन बेसिक जो हमारा बिज़नेस है ना, मेन जो हमारा बिज़नेस है वो हमारी अपनी साइट्स हैं। हम अच्छा। अपनी साइट्स पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसके बाद तो अपनी फिर प्रोडक्ट अपनी साइट्स किस तरह से बनाई जा सकती है कि किसी की साइट पे जाके सेल ना किया जाए, ना ही उनको कमीशन मिले, डायरेक्ट आप अपनी जो है साइट्स बना लें और उधर ही इजीली आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें? उस साइट को बनाने का तरीका क्या है? आपने स्टार्ट ही अपनी साइट से किया था? बिल्कुल, मैंने अपनी साइट से, जैसे मैं बताया कि मैंने अपनी कोविड में अपनी साइट बनाई थी, उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हुई तो उससे मैंने स्टार्ट ले लिया। तो उस साइट पे क्या बना के क्या किया, कैसा वो पूरा सारा सिनेरियो ज़रा समझाइए। असल में साइट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो अब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं। तो हम मतलब डोमेन बाय करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, 2000-2500 में डोमेन मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। बस ये है कि उससे बिज़नेस बनाने से पहले मार्केट की रिसर्च है कि आप अच्छी तरह से देख लें जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, उसकी फिर वो उस तो आप क्या सेल कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर? आपने ट्रैफिक किस तरह से बुलाई उधर? हम डिफरेंट किस्म के अपैरल बेच रहे हैं वहीं के यूएसए के। तो काइंड ऑफ आउटफिट बेचते हैं, शूटिंग बेचते हैं, शर्ट्स बेचते हैं अमेरिका के हिसाब से जो वहाँ के लोगों को पसंद जी। हो। लेदर की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अच्छा और दूसरी फैब्रिक भी हैं, अपैरल की प्रोडक्ट्स भी हैं। अच्छा, जैसे कपड़ों का ही किसी ने शुरू करना है तो आप थोड़ा सा ही बताएं कि जो आम बंदा है उसको क्या रिसर्च चाहिए होगी? एक तो मार्केट प्राइसेस चाहिए होंगे, फिर जिस कंट्री के लिए वो काम करना चाह रहा है जहाँ पे उसकी सेल हो उस वेबसाइट से, तो उसकी रिसर्च करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले उसकी रिसर्च करें, गूगल ट्रेंड खोले और वो वाली चीज़ वहाँ पे सर्च करे और देखे कि कितने लोग, मतलब उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, आया कि उसका कोई कस्टमर है भी कि नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए आइडिया नहीं लगा सकते। तो आपका स्पेसिफिकली अमेरिका में ही होता है ज़्यादा काम? जी, हमारा बेस हमारी सारी वो यूएसए में है, कंपनीज हमारी यूएसए में है और डील हम वर्ल्ड वाइड कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ी हैं आपकी? पाकिस्तान से भेजते हैं, चाइना से मंगवाते हैं या कहीं और से? जी, हम जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से भेजते हैं, हम चाइना से बिल्कुल नहीं मंगवाते। सारी प्रोडक्ट्स तो सामान यहाँ से बन के जी बिल्कुल, तो सारी शिपमेंट का पाकिस्तान क्या से बन। करते हैं? शिपमेंट आपको महंगी नहीं पड़ती? नहीं, शिपिंग महंगी नहीं पड़ती, हम कस्टमर से एक तो चार्ज कर रहे होते हैं, शिपिंग एक्स्ट्रा कस्टमर पे करता है, क्योंकि उसकी डिज़ायर प्रोडक्ट हमारे पास है तो वो हमसे बाय करता है जब, तो वो शिपिंग भी हमें पे करता है। एक दूसरा ये है कि हम बल्क में भी भेज रहे होते हैं, क्योंकि हमारा वेयर हाउस पे वहाँ पे है जो बल्क में जा सकती हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू वियर हैं, वो हम स्टॉक वहाँ मेंटेन कर लेते हैं। वो बड़ी बल्क शिपमेंट भेजते हैं, वो कॉस्ट कम पड़ जाती है उस पर, तो वो तो जो हम कस्टमर से चार्ज किया हुआ होता है उसमें से भी हमें वो बच जाता है। अब एक आम आदमी है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट पे मैं काम करूं, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चलेगी? कौन सी प्रोडक्ट, ये सबसे मुश्किल सवाल है आम बंदे के लिए। तो ये तो रिसर्च से ही पता चलता है, क्योंकि वो गूगल की वो गूगल पे जाके ही हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ, मतलब चैट जीपीटी है, उससे क्वेश्चन करें कि ट्रेंडिंग अपैरल में प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो हमें कुछ आइडियाज़ देता है। उस आइडिया की बेस पे फिर हम देखते हैं कि उससे हम पिक करते हैं, वो चीज़ें फिर ट्राई करते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उसमें डाल के क्यूरीज़, जो कस्टमर की क्यूरीज़ हैं गूगल पे जो डेली लोग सर्च कर रहे होते हैं, वो हम उस पर डाल के देखते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ़ पीपल इस स्पेसिफिक एरिया में वो क्यूरी सर्च कर रहे हैं। उससे हम बिज़नेस के पोटेंशियल का पता चलता है कि इतने नंबर ऑफ़ लोग सर्च कर रहे हैं और इतने उसके सप्लायर हैं, मतलब उसमें गैप कितना है, नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा है उसके और नंबर ऑफ़ सप्लायर्स कम है। हम वहाँ पे गैप देखने हैं, गैप देख के फिर हम उस प्रोडक्ट को हम उसी मार्केट में इंट्रोड्यूस अच्छा, अब करवाते ये हैं। जो सामान आप भेजते हैं वहाँ पे कोई आपका जानने वाला है, किसी के साथ आपकी डील है जिसको आप सामान भेजते हैं, उसके बाद स्टॉक वहाँ पे आप रखवाते हैं? जी, हमारे पैकिंग भी करता है और पैकेजिंग करके फिर उसको वहाँ पे डिलीवर भी करवाता है, इज दैट? बिल्कुल, हमारे अपने बंदे हैं वहाँ पे, हमारी कंपनी है वहाँ पे, अपने बंदे हैं, तो वो डिस्पैच करवाते हैं इस पे। अब किसी को जब स्टार्ट करना है बिल्कुल, तो उसका बजट कितना कोई लगेगा, कितने पैसों में शुरू हो जाएगा ई कॉमर्स? अगर आपने इंटरनेशनल करना है, लोकल तो बजट चाहिए होगा छोटा मोटा, लेकिन अगर इंटरनेशनल करना है तो वो कस्टमर वहाँ पे पहले पे करता है,
वो कस्टमर पे करेगा तो आपने उसकी प्रोडक्ट रेडी करवानी है, उसके पैसे लेके आपने प्रोडक्ट रेडी करवानी है, उसके लिए हमें एक पाई भी नहीं चाहिए। जाता होगा, एक बंदे ने पैसे भी दे दिए, ऑर्डर भी कर दिया, फिर आप प्रोडक्ट तैयार करवाएंगे, फिर अगर यहाँ से भेजेंगे सपोज स्टॉक में नहीं है तो टाइम नहीं लग जाएगा? नहीं, इतना टाइम नहीं, मिनिमम 10 to 15 डेज़ हम ऑफ़र करते हैं डिलीवरी का टाइम, और उसके अंदर आराम से बंदा यहाँ से प्रोडक्ट सोर्स भी कर सकता है और आराम से भेज भी सकता है। 3 to 5 डेज़ लगते हैं जाने में, और बाकी दिनों में बंदा सोर्स कर सकता है। 10 डेज़ में आराम से ऑर्डर डिलीवर करवा सकता है। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो इंसान कर देता है जब बिज़नेस स्टार्ट करता है ई कॉमर्स का? आपसे भी हुई होंगी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बिल्कुल मिस्टेक्स यही हैं कि कंटिन्यूसली अगर बंदा मार्केट को रिसर्च नहीं करता, लर्निंग नहीं करता, एक तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा ये है कि परसिस्टेंस मज़ा नहीं रहता। कोई भी काम है, अगर उसमें कोई फेलियर नज़र आया तो वो भाग के दूसरी तरफ हो गया। वो एक मेन जो गलती करते हैं हमारे यंगस्टर्स कि वो उस मतलब अपनी पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। तो इस तरह से बंदा नाकाम सबसे पहले तो ये होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड किया। अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, या किसी की ब्रांड के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर सर्विसेज करना चाहते हैं, उसके साथ फिर आप इस पे ई कॉमर्स से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इट्स वेरी ईजी, आप घर बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। कुछ ये ऐसे स्किल्स हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, मुझे लगता है जो अभी हमने उसके ऊपर बात नहीं की, वो भी अगर आप साइड लाइन कर लेंगे तो फिर आपको बहुत ईजी होगा। वरना मे भी आप जिसको ये काम कह रहे हो कि मेरी ये वेबसाइट बना दो, मेरा ये काम कर दो, मेरे ऑर्डर्स देख लो, तो हो सकता है कि वो आपके साथ घपला करे। कुछ चीज़ें आपको खुद भी सीखनी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप शुरू कीजिए, हाथ डालिए, बल्कि नहा लीजिए ई कॉमर्स में। टेक अ ब्रेक। खुदकुशी, हराम मौत, कैसे कोई खुदकुशी करता है? जहन में कैसे आती है? सोचते कैसे हैं लोग कि खुदकुशी कर लेनी, सुसाइड, किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाके छलांग लगा देना, किसी टेरेस से कूद जाना, छुरी लेके हाथ काट देना, किसी लड़की के लिए अपनी नफ्स काट के अपनी मोहब्बत का इजहार करना, या फिर किसी की जान ले लेना। ये सब किस तरीके से दिमाग में आता है? सुसाइड, मरने के गंदे ख्यालात, घिनौने ख्यालात आते कैसे दिमाग में? एक आम इंसान जिसको खाने का पता है, जिसको उठने का, सोने का, बैठने का, बात करने का, अपनी हर नीड का पता है, अच्छा खासा इंसान पढ़ाई में फेल हो गया, किसी कारोबार में नुकसान हो गया, खुदकुशी करने का फैसला कर लेता है। ऐसी क्या सोच आती है उस वक्त इंसान के दिमाग में कि एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान ये काम सर अंजाम दे देता है? आज जानेंगे इस बारे में बात करेंगे, और आप भी मेरा साथ दीजिएगा, आपकी कॉल्स अटेंड करेंगे। अगर आपकी किसी फैमिली में है, जानने वाले में, किसी दोस्त में कोई ऐसा हादसा हुआ है, हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम इस माशरे से ये गंदी सोच हटा सकें। कुछ सिचुएशंस में कुछ लोग पागल भी होते होंगे जिनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती होगी, मे बी उधर ये केसेस देखने को मिले तो बनता है, मगर एक नॉर्मल लड़का, एक नॉर्मल लड़की सुसाइड अटैम्प्ट करती है, क्यों? इस बारे में बात करने के लिए मैंने बड़ी ज़बरदस्त मेहमान बुलाई हैं। हमारे पास है उम्मे रुबाब जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हमें इसका अच्छा जवाब देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सॉरी, बड़ा डिप्रेसिंग है ये, मगर इस टॉपिक को आप ज़रूरी है एलैबोरेट अच्छा करेंगी, क्योंकि देखिए हमारी नौजवान नस्ल में मैंने देखा कि फेलियर्स जो अगर किसी भी काम में वो हो जाएं तो वो दुनिया से जो ना टूट जाते हैं, नाता ख़त्म कर लेते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, और किसी लड़की से इश्क हो और वहाँ पे उनको अपना इश्क हासिल ना हो, तो शादी ना हो, तो घर वालों को राज़ी कराने के लिए कोई ऐसा अटैम्प्ट करेंगे जहाँ पर अपनी जान को जो है ना ख़तरे में डालेंगे। तो ये सब जो हरकतें हैं, ये सब जो हादसात आपको सुनने को मिलते हैं, ये क्यों है माशरे में? किस वजूहात की वजह से होता है? अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में ये जो ख़ुदकुशी का रुझान है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और अगर एडल्ट पॉपुलेशन में देखें इसकी अलग वजूहात हैं, एडोलेसेंट्स में देखें तो अलग हैं। अगर वही एडल्ट पॉपुलेशन में यंग एडल्ट्स में देखें तो इसमें आ जाता है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उस वजह से कोई लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा है,
उस वजह से भी हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, आप मुसलसल किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये तमाम वजूहात बन सकती हैं सुसाइड की। जबकि एडोलेसेंट्स जौन सी हैं, ये 11, 12, 13 ईयर्स वाले में, इसमें एकेडमिक प्रेशर मेन रीज़न है, फेलियर टू अचीव अ गोल, या इसके साथ फेलियर इन अ रिलेशनशिप, कोई लव रिलेशनशिप में अगर आपको फेलियर हुआ है तो उस वजह से भी हो सकता है। कोई गुर्बत की वजह से सुसाइड कर गुर्बत रहा की था, वजह, कोई जी। बिजली का बिल पे ना कर सका सुसाइड कर रहा है, ठीक है। कोई लड़की जो है उसकी ज़बरदस्ती माँ बाप ने शादी कहीं और करवा दी, पसंद कहीं और थी, वो खुदकुशी कर रही है। कोई लड़का सुसाइड कर रहा है, कोई माँ बाप के साथ बहस कर रहा है तो अपने आप को हिट कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, अपनी जानी नुकसान कर रहा है। व्हाट इज दिस यार, ये एकदम से चलता फिरता नॉर्मल आदमी पागल हो जाता है, क्या होता है एकदम से? असल में सुसाइड जौन सा एकदम से नहीं होता कि किसी ने जाके छलांग लगा दी, इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं, यानी मरने के ख्याल आते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के, नुकसान पहुंचाने के। देन सुसाइडल प्लानिंग होती है कि उसकी प्रॉपर मनसूबाबंदी की जाती है कि अगर मैंने अपनी लाइफ को ख़त्म करना है तो तो ये सोच रहा होता है, जी, प्लानिंग करता है? प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कौन सा रास्ता चूज़ किया जाए। अच्छा। और देन थर्ड स्टेप पे सुसाइडल एक्शन आता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। जो भी उन्होंने प्लान बनाया है कि ये मेरा प्लान है, उसको वो फॉलो फिर करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये थॉट्स क्यों आते हैं? थॉट्स क्यों आते हैं? वही आपके अगर किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मगर या हमें तो पता नाकामी नहीं है। चलता, वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल होता है। नहीं पता चलता है, जो करीबी दोस्त अहबाब होते हैं, फैमिली होती है, कुछ वार्निंग साइंस आते हैं। अच्छा। उसमें सबसे पहले जिस तरह फैमिली के साथ अगर पहले उठता बैठता था, बैठना छोड़ दिया, थोड़ा आइसोलेटेड बिहेवियर हो गया है, हाँ। फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमने फिरने जाता, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हुई है, नींद की रूटीन डिस्टर्ब हुई है, या फ्रेंड्स में फैमिली में बैठे हुए एकदम कह दिए जीने को दिल नहीं चाहता, ये एग्जैक्ट वर्बेटम होते हैं। अच्छा। मैं ज़िंदगी से उकता गया हूँ, जीने के काबिल नहीं रही ज़िंदगी। हाँ। तो बेसिकली ये जो वर्बेटम है, ये इंतहाई सीरियसली इसको लेना चाहिए। हम समटाइम्स उसको कॉमन ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं, जो मजाक में उसने कहा है। नहीं, बेसिकली वो क्राई फॉर हेल्प होती है, और वो इंडिविजुअल आपको साइंस ऐसे बता रहा होता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कि वो उसका जहन किस तरफ जा कुछ रहा है। शादीशुदा खातून कहती है ना, मैं मर जाती तो अच्छा था। जी। हाँ। तो बेसिकली ये एग्जैक्ट साइंस होते हैं जिनको पिक करना बहुत ज़रूरी है, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और फिर उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर बहुत हेल्प यंग लड़कियां कहती हैं, मैं पैदा ही क्यों हुई। जी, मैं पैदा ही क्यों हुई। और अगर सपोज जिस तरह एकेडमिक फेलियर है, फेल हो गई हूँ, दुनिया ख़त्म हो गई है मेरे लिए, अब मैं किस मुंह से पेरेंट्स को फेस करूँगी। हाँ। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली बता रही होती हैं कि उसके जहन में क्या चल रहा है। तो ये खुदकुशी के ख्यालात आप कहती हैं कि इंसान के दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं जब कोई ऐसी ज़िंदगी में कोई या हादसा, कोई ट्रॉमा उनको जो है जकड़ा हो। जी, कोई किसी किस्म का कोई हादसा हुआ है, कोई ये आपकी लाइफ में क्राइसिस चल रहे हैं, वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, किसी किस्म के हो सकते हैं, तो आपके जहन में ये ख्यालात आते हैं। बट समटाइम्स ख्याल आया है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, प्लान नहीं बनता, सिंपल मर जाऊं तो जान छूट जाए। लेकिन समटाइम्स ख्याल आया, साथ ही किस तरह मरना चाहिए, कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए जो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कौन सी जहनी बीमारियां जो हैं वो खुदकुशी को जन्म लेती हैं? मतलब ज़्यादातर डिप्रेशन के केसेस में ऐसा होता है, जो उदासी और रूटीन में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, रोना जिसमें एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल टची हो जाते हैं, छोटी छोटी बात फील होती है, किसी ने कुछ कह दिया है तो ये क्यों कहा है, घंटों रोते रहेंगे, परेशानी रहेगी, कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा आपका। टोबा टेक्सिंग से कॉल है जी जी, हमारे पास। अस्मा की, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा कैसी हैं? अस्मा, थैंक यू। आपका भी अच्छा। हमारा आपका थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हमारा आज का टॉपिक है खुदकुशी, क्या कहना चाहेंगी किसी? मैं भी उससे सिलसिले बात कर रही थी कि वो ना हमारे साथ ही रहती है, एक लड़की थी। आज मैं मुझे इतना हुआ था, वो अपने माँ बाप से भी इतना मोहब्बत करते थे, उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। तो उसके माँ बाप ने ना उसका कहती खानदान में, और वो ना किसी मदद करते थे, तो उसने देखा किसी का नहीं सोचा ना अपने रिश्तेदारों का ना दोस्त खुदकुशी का।
हाय हाय हाय, मोहब्बत के चक्कर में, मोहब्बत में यार। कितनी अच्छी औरत है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का प्रोग्राम में शामिल होने का यार। कैसे रो रही हैं बिल्कुल। बेसिकली होता ही है, जो खुदकुशी करने वाला है वो खुदकुशी कर लेता है, जो पीछे फैमिली होती है उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है। मोहब्बत के चक्कर जी, में और खुदकुशी की है यहाँ पे हैं। और मेरे बाप, ये देखो बेसिकली मोहब्बत में आपकी इमोशनल अटैचमेंट एक पर्सन से हो जाती है और आपको लगता है कि जी अगर वो पर्सन नहीं होगा तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आपका सर्वाइवल नहीं है। तो उम्मीद, ये तो बहुत से लोगों के साथ तब भी होता है ना जब किसी का घर टूटता है, दो लोग जब अलग होते हैं, जी। तब भी ये डिप्रेशन, ये ट्रॉमा उन लड़कियों को, उन लड़कों को होता होगा मोस्टली। बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैच्योर हैं, ऐसे स्टेज पे नहीं जाते, मगर कुछ लोग जो है मुझे लगता है इस ट्रॉमे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलती शादी में जब डिवोर्स हो, कुछ हो, तो ये वाले ट्रॉमा, ये वाली ख्यालात भी दिमाग में आते होंगे। जी बिल्कुल आते हैं, और Attempt ऐसे भी करते होंगे जी लोग। अटेम्प्ट भी होती है। ऐसी स्टेज पे आपकी फैमिली बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है। अगर आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट है, आपको आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट है, तो ऐसे क्राइसिस में से गुजरना आसान हो जाता है आपके लिए। ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी अटैचमेंट होती है, चाहे मेरे आपके पास स्पाउस ना, है। मुझे एक मेरे बाप एक केस याद आया। मेरे पास ना 2 बच्ची आई थी, बेटियां, दोनों बहनें थी, हार्डली कोई 10, 9, 11 साल की। तो उनके साथ सीन ये हुआ कि उनके वालिद साहब ना बेटे की ख्वाहिश रखते थे, तो बार बार जब कोशिश करें तो बेटी, तो वो अपनी बीवी को बहुत ताने देते थे कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए, और ना ही वो बेटी को प्यार करते थे इस तरीके से जिस तरह का। तो माँ को ताने मारते थे, हर वक्त झगड़े रहते थे घर में। तो बच्चे हर वक्त यही देखते रहते थे, दोनों बेटियाँ। तो एक वक्त ये आया कि माँ ने ना बच्चियों के सामने खुदकुशी कर ली। आप सोचें उस घर का क्या माहौल होगा, क्या बच्चियों पर ट्रॉमा होगा। उनमें से जो बेटियां थी ना, वो मेरे पास बेटा बन के आई हुई थी, लड़के के रूप में आई हुई थी, और मैं उनको समझा रही थी कि लड़के का रूप छोड़ के अब लड़की बनो। एक ट्रॉमा ज़िंदगी में हो गया, अब आगे बढ़ो। उस ट्रॉमे को हावी करके आगे की सारी ज़िंदगी इस तरह तो नहीं गुजारनी है। वो लोग भी चले गए, वो लोग अपनी लाइफ में चले गए, अब तुमने अपनी ज़िंदगी को जीना तो है। मैं ये देख रही थी, एक केस आया ना हमारे पास, ऐसे कितने केसेस होंगे ऐसे यार। बहुत से केसेस होते हैं। आपकी फैमिली डिस्प्यूट्स, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिस तरह आपने स्टोरी बताई है कि जिसमें वो बेटे की ख्वाहिश रखते थे और बार बार बेटी होती थी, तो उस पे बच्चियों के जहन पे भी उसका बहुत नेगेटिव वो असर लड़का बन के घूम रही है, वो लड़कियां, मतलब ये कि वो अपनी आइडेंटिटी से सेटिस्फाई नहीं है ना। उनको पता है लड़का ही है, वही एक्सेप्टेबल है, लड़का होना ही। जबकि अगर लड़की देखा जाए, खुदा की रहमत है और आप बेटी। देखें, जो माँ करती है बेटी वो करती है ना। आप यकीन करें, जो मैं हरकतें करती हूँ ना, सीरियसली फ़राल के अंदर वो हरकतें पाई जाती हैं। ठीक है, मैं चाहे उसको बिल्कुल दूसरे ट्रैक में उसको सिखाना पढ़ाना करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं गाना गाऊंगी, पीछे से बाथरूम में आवाज़ आएगी, वो भी गा रही होती है। ठीक है, मैं कुछ करूँगी, वही हरकतें वो करेगी, मुझे कहीं देखेगी वही करना शुरू। तो बच्चियाँ करती हैं माँ को फॉलो। बिल्कुल माँ करती ने हैं। बेटियों के सामने खुदकुशी की, कल को वो नहीं करेंगी क्या? कैसे रोकेंगे, कैसे माशरे में उनको? एक कॉल शामिल करते हैं। रबाब कासिम शेख पूरा सा कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कासिम भाई, क्या कहेंगे आज? जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका आज का क्वेश्चन है कि खुदकुशी क्यों। जी तो खुदकुशी जो सी है, आजकल तो औलाद को ज्यादा हम प्यार दे रहे हैं। जी औलाद को ज्यादा जब प्यार हम दे रहे हैं तो औलाद जो है ना वो जिद्दी बन जाती है, और उस जिद में आके जब उनकी जिद पूरी नहीं होती तो जो है ना बच्चे खुदकुशी का ना वो शिकार होते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है आपने, वेरी नाइस। जी, क्योंकि या तो हम उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे। हाँ अगर उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो ठीक है। हाँ। अगर उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो जाती तो जहन के किसी खाने में, किसी कोने में ये उनके बैठा रहेगा कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ। तो ये चीजें आजकल हमें अपने बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी हालात पैदा हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात की। कासिम साहब का भी पॉइंट ऐड करते हैं। रबाब, वाकई क्या कहेंगी? जी, मेरा ख्याल है जो बच्चे के साथ आप प्यार करते हैं, वालिदैन उनकी तरबियत कर रही हैं, वो मेजर रोल प्ले कर रही है। लेकिन ये कहना कि ज़्यादा प्यार की वजह से बच्चा खुदसर हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे की तरबियत में एक मेजर चीज़ आ जाती है, प्यार करें, बट उसके साथ जहाँ उसको तरबियत की ज़रूरत है, जहाँ उसको समझाने की ज़रूरत है, आप समझाएं। जो गलत काम कर रहा है, जहाँ पे मना करने की ज़रूरत है, आप उसको मना भी करें और बताएं कि अगर आप मना कर रहे हैं तो उसकी रीज़न या लॉजिक क्या है। टीन एज में ज़्यादा पाया जाता है
टीन एज में मेरे असल में एक चीज़ और भी है कि हम बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, पर हम उनको स्किल्स नहीं सिखाते कि अगर कोई परेशानी लाइफ में आ जाए तो उन्होंने क्या करना है। पेरेंट्स के साथ समटाइम्स गैप होता है बच्चों का, बात दिल की नहीं कर पाते, दोस्तों के साथ कर दी बट अगर बेटी है वालिदा के साथ नहीं की, बेटा है तो वालिद के साथ नहीं की, वो गैप भी रीज़न बनता है। इसके साथ साथ जब आप स्किल्स सिखा देंगे, कोई स्ट्रेस आए लाइफ में क्या करना है, अगर सपोज़ बच्चा है कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको शुरू से ही सिखाएं, आदत डालें, छोटी छोटी स्टोरीज सुनाएं उनको, गेम्स के तौर पे आप दे सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तो वो चीज़ें उनको शुरू से उनमें रेजिलियंस बिल्ड करती बात हैं। भी बहुत अच्छी ऐड की है उन्होंने, स्किल्स भी ज़रूर सिखाने चाहिए। एक कॉल है साजिदा की, शामिल करते हैं झंग से। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, क्या कहेंगी? कैसे आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक सुसाइड के ऊपर। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। बहुत मुझे शुक्रिया। बहुत खुशी है कि मेरी आपसे बात हो रही। मुझे भी मेरा बहुत आपसे अच्छा ना सवाल है, सर, आपके पास है, कोई बैठिए। मेरा जी, जी, सवाल है, उम्मे मुझे रबाब जी है, आपसे। याद नहीं है। जी। बहुत मैं सबके दिखाऊंगी। आवाज़ गूंज रही पीसीआर में, ज़रा सुनिएगा क्या कह रही हैं। जी बोलिएगा। मेरी वालदैन को बहुत तकरीबन 20 साल हो गए। मेरा मतलब ये है कि मेरे भाई हैं माशाल्लाह, वो उनका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे मोहब्बत की है और उन्हें बहुत के है और मैं उन्हें एहसास लगाऊँ कि आप इन कामों से निकलें और आप अपनी ज़िंदगी को सीरियस लें और अपने को शौक पैदा करें और लगा के उस चीज़ से तवज्जो हटाएं, बदले में मुझसे ये कहते हैं अगर आप मुझसे तंग हो तो आप खुदकशी कर लो। अच्छा, थोड़ी आवाज़ हमें बिल्कुल मुश्किल से समझ आई क्योंकि आवाज़ में मुझे गूंज सिर्फ बहुत ये थी। समझ आया कि एक ब्रेक वालिदैन लेते हैं। की- मेरे ख्याल से इसमें मसला ये था कि वालिदैन की वफ़ात हो गई है, वालिदैन की इनकी जी। डेथ हो गई है। इनके कोई भाई है शायद, उनकी एक तरफा मोहब्बत थी कोई, उसकी वजह से शायद वो डिप्रेशन में चले गए हैं, किसी ट्रॉमा में हैं, उसका ओके, शिकार ओके, हैं। सही। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से उनको निकाला जा सके, इसका जवाब दे देते हैं जी, मगर हम ब्रेक के बाद। डॉक्टर उम्मे रबाब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हम बात कर रहे हैं उनसे आज सुसाइड के ऊपर। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए कि ये अब जो पहले हमें कॉल आई थी वो कह रही थी कि वन साइड लव था और उसकी वजह से वो डिप्रेशन ट्रॉमा में चले गए, तो अब ऐसे सिचुएशन में उनको किस तरीके से निकाला जा सकता है? लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन। ऐसी इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होगा, क्योंकि अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर सपोज साथ खुदकुशी के ख्यालात भी हैं तो सेंसिटिव केस हो गया है, तो ऐसे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रब्ता करेंगे। अगर मेडिसिन की ज़रूरत हुई तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करती हैं अच्छा। फॉर मेडिकेशन। अगर प्रॉब्लम सीरियस हो, ज़्यादा सवेयर किस्म की है, साइकोथेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही देंगी। उसमें डिफरेंट टाइप की क्राइसिस इंटरवेंशन यूज़ की जाती है। क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या होता है, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। सपोज़ फैमिली में, घर में कोई सिग्निफिकेंट पर्सन उसका होना चाहिए जो उसके साथ हो, पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ा जाता। अगर हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड हो तो हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। तो फैमिली को ख़ासतौर पे साइको एजुकेट करना होता है कि अकेले नहीं छोड़ना, क्योंकि पेशेंट अकेला होगा, उसके जहन में कोई खुदकुशी का ख्याल आया, प्लान बना, ये ना हो एक्शन वो कर ले। दूसरी चीज़ ये है, उस पेशेंट को कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं कि जब थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो उसने अपनी उन नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से डाइवर्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है। इसके अलावा डिफरेंट अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है इनटू पॉजिटिव वन, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस दी जाती हैं। नेगेटिव थिंकिंग है, कोई किसी किस्म के इरेशनल बिलीव्स हैं, उन पे काम किया जाता है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाए। अच्छा, कामुकी से कॉल है मोहम्मद मुनीर साहब की। अस्सलाम वालेकुम। जी मुनीर साहब। हाँ, मैं मुनीर बोल रहा हूँ कामुकी से। मैं आपसे अपनी कुछ जिंदगी का सफ़र शेयर करना चाहता हूँ। जी भाई प्लीज़। इजाज़त? जी जी इजाज़त है, आवाज़ खोलिएगा मुनीर साहब की। जी हाँ, अच्छा। हाँ जी जी, मैं ना, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, वो मेरी मामू की बेटी थी। अच्छा। और मैंने उसे हासिल करने के लिए 7 साल पूरा जद्दोजहद की। अच्छा। लेकिन आखिरकार मेरे वालिद ने मुझे अच्छे तरीके से समझाया कि मैं उनकी बात मान ली। फिर और जब मेरी शादी हो गई
तो मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि बेटा मेरी पसंद अच्छी है या आपकी पसंद है। तो मैंने उसी वक्त कहा अब्बू जी आपने जो कुछ किया, जो मेरी पसंद किया तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। मेरे अब इस वक्त 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। ठीक है। वो और हंसी खुशी रह रही हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। ये थी कहानी। क्या किया आपने, मेरा जोक बना दिया। मैं इतने सीरियस मुंह से सुन रही थी, मैंने कहा कोई क्लाइमेक्स, कोई टेंशन, क्या मसला आएगा, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, माशाल्लाह से आप तो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे और बाकी भी लोग जो है इसी तरह खुश रहें। हो सकता है पेरेंट्स की भी पसंद जो है वो बच्चों के लिए बुरी ना हो, मगर बहुत सी जगह पेरेंट्स भी गलत साबित हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर बच्चे मोहब्बत कहीं कर बैठे हैं तो पहले उनके घर वालों को मिल लें, एक बार देख लें, उनसे बात कर लें, लड़की से मिल के देख लें, क्या पता लड़की बहुत अच्छी हो। और क्योंकि रहना उसने, मगर अगरचे तो आपको लगता है ख़ानदान ठीक नहीं है, लड़की वाले ठीक नहीं है, लालची हैं, ग्रीडी हैं, या फिर आपको वो लड़की का ब्रॉटअप नहीं पसंद किसी तरीके से, तो फिर आप अपने बेटे पे सख्ती कर सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं, मगर ज़बरदस्ती। अच्छा, मुझे ऐसी इन्होंने स्टोरी यहाँ से शुरू की कि मुझे उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि यार नहीं प्लीज़, इट्स अ जोक ऑफ द डे। अच्छा, इसमें हमारी जो यंग जनरेशन है उसको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। मोहब्बत में और बच्चे वाली ज़िद में फ़र्क होता है। बच्चे की ज़िद होती है कोई चीज़ पसंद आई फ़ौरन हासिल हो जाए मुझे। सपोज़ टॉयज़ हैं, टॉय लिया 2 दिन खेला उसके बाद वो अलमारी में पड़ा होता है। तो मोहब्बत ये नहीं है कि वो चीज़ हासिल हो जाए, मोहब्बत ये है वो पर्सन जहाँ पे खुश है, अगर आपको लगता है उसका साथ आपके साथ अगर वो आता है, आपकी लाइफ में आता है तो उसकी ज़िंदगी में सुकून आएगा तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आने से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो ऐसे केस में उसका वहीं पे रहना ठीक है। मोहब्बत खुशी देने का नाम है, किसी की खुशी छीनने का नाम नहीं है, पोजेशन नहीं है। समटाइम्स डॉक्टर साहबा ये भी होता है कि कभी कभी लड़कियां बड़ा पंप करती हैं लड़कों को कि वो खुदकुशी के स्टेजेस पे चले। तुमने घर वालों से बात नहीं की, तुमने आवाज़ नहीं उठाई, तुमने कुछ किया नहीं। वो कहता है मैंने सब कुछ किया, सब कुछ नहीं, क्या हुआ है, कोई रिजल्ट ही नहीं है, तुम रिश्ता लेकर नहीं आए, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। पंप कर करके मैं ब्लॉक कर दे रही हूँ, मैं तुम्हें ये। वो लड़का इस पोजीशन में आ जाता है कि या तो घर वालों के साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी करता है या उनके सामने कोई ऐसा अटैम्प्ट करता है अपने ऊपर ताकि जो घर वाले हैं वो प्रेशर में आ जाए। ठीक है, दीवारों पे सर फाड़ेगा, कमरे में बंद कर लेगा, ऊंचा ऊंचा चीखेगा, किचन में छुरियां लेने के लिए दौड़ेगा, माँ पीछे भाग रही है कि छुरी पकड़ लेगा, अपने आप को मार लेगा। ऐसी ऐसी हरकतें घर में होते हैं, आपको भी पता है सिनेरियोस। और चलती गाड़ी जो है ना यूं उल्टा देगा, गाड़ी मार के आ जाएंगे अपने आप को कि देखो तुमने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा ब्लॉक कर दिया। मैं ये रियल स्टोरीज़ हैं जो हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लड़कियां भी बड़ा पंप करती हैं यार, क्यों लड़कियां इस तरह से, वो भी तो किसी के बच्चे जिनको जान लेने तक अपनी बात बेसिकली इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना। आपने ब्लॉक कर दिया एक पर्सन को, आपका अगर राब्ता उससे था, उससे राब्ता ख़त्म हो गया तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि वो इस तरह का कोई एक्शन ले। आप उसका ये चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि इसमें उसकी लाइफ के लिए रिस्क हो सकता है, वो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। आपने जस्ट अपनी बात मनवाने के लिए जो मीन यूज़ किया, तरीका यूज़ किया, वो गलत यूज़ किया है। इसको तरीके से भी कन्वे किया जा सकता था, या अगर पेरेंट्स तक बात करनी है तो पेरेंट्स को भी उसमें कंसीडर करना चाहिए। एक दफ़ा वही आप वाली बात मिल लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि लोग ठीक हैं, भले हैं, तो फिर आप आगे बात चला दें। लेकिन बट समटाइम्स बच्चे बात ही नहीं करते, पेरेंट्स, उनको पता होता है आगे से जवाब आना है, तो वो बात ही नहीं करते, और जब खुद से ही ये सारी फीलिंग्स को दिल में रखेंगे तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगी। बिल्कुल राइट। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो नौजवान नस्ल में खुदकुशी रेशो बहुत बढ़ गया है, ये क्यों करते हैं खुदकुशी और क्या ऐसी चीज़ दिमाग में आती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। इंसान सुसाइड क्यों करता है, ऐसी क्या चीज़ इंसान के जहन में आती है जो अपना ऐसा इरादा बना लेता है, ऐसी प्लानिंग करता है कि मैंने जो है अब नहीं जीना, या फिर मेरा जीना
सही नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे कौन से गंदे ख्यालात जो दिमाग में आते हैं और फिर आप ये अटैम्प्ट करते हैं। इसके ऊपर बात करें, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। मुझे बताइए, पढ़ाई में भी नाकामी, मोहब्बत पे तो हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई में नाकामी, किसी जॉब को हासिल कर रहे हैं, नहीं हासिल कर सके, किसी इदारे में जॉब के लिए आप वेट कर रहे थे, आपने 2-3 साल पढ़ाई की, वेट किया, इतनी मेहनत की और उसके बाद आपको वो वहाँ पर जॉब नहीं मिली और आपने एकदम से सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। ये सब भी तो होता है आपके सामने, इनके ऊपर भी बात करें। जी, असल में देखें जो लाइफ है ना उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं। तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, वो भी ऐसी बात, वो भी ऐसे कि पढ़ाई में नाकामी हुई, फेल हो गया है, बच्चा मेहनत वाला था, पढ़ने वाला था, या समटाइम्स ऐसा होता है फेल हो गया है, अब डर है पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, पेरेंट्स मुझे मारेंगे, तो उस केस में भी बच्चे सुसाइडल थॉट्स उनकी स्टार्ट हो जाती हैं या सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं। तो उसमें सिंपली यही है कि फोकस हमारा मेन होना चाहिए कि बच्चों में हम रिजिलियंस उनको सिखाएं, उनको कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाएं शुरू से ही। सपोज़ उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो हमारे स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, अगर वो कोई कोर्सेज़ ऐसे इंट्रोड्यूस करें जिसमें बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाई जाए बच्चों को, शुरू से ही आप ट्रेन कर रहे हैं कि जी अगर स्ट्रेस आता है लाइफ में तो आपने कैसे मैनेज करना है, अगर कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप कैसे यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जनरेशन शुरू से ही तैयार होती जाएगी अपने लाइफ के स्ट्रेसेस को डील करने के लिए। तो वो आने वाली जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन आने वाले 15-20 साल में हमारे वो बच्चे रिजिलियंट होंगे, उनकी कोपिंग अच्छी होगी, वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, किसी किस्म का कोई सेटबैक आया है उसको वो फेस करेंगे और उस पर वो अपनी मेंटल स्टेट को जो उनसे स्टेबल रखेंगे। ये अमूमन औरतें घर में ताने मारती हैं मियाँ को, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तुमने ये ला के नहीं दिया, सुख नहीं दिया ज़िंदगी में, मुझे ये करा के नहीं दिया, मुझे वहाँ नहीं लेके गए, मेरे पास है क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे ये नहीं करके दे सके। ऐसी बहुत सारी बातें, ताने, छर्रे, हर वक्त मुंह फुला के, बदतमीज़ी, एटीट्यूड, उनके भी मियाँ जो है ना ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत से केसेस हैं जिसमें जो शौहर हजरात हैं उन्होंने ना बच्चों की परवाह की, ना बीवी की परवाह की, उन्होंने कहा क्या अजाब में ज़िंदगी गुजारा, मर जाओ। ऐसे केसेस उन्होंने सोचे और मर गए। बिल्कुल, देखिए ख्वाहिशात तो ला हासिल है ना, आप जितनी बढ़ाई जाएंगे अपनी डिमांड्स, एक डिमांड होती है, एक विश होती है। एक बंदा कहता है मैं पूरा कर करके मैं वैसे भी मर रहा हूँ तो मैं मर ही जाता हूँ, मैं तो मेरे से तो खुश कोई नहीं है। ऐसे तो ये दिमाग में ये सोच जो आती है, इसके लिए भी फैमिली प्रोवोक कर रही है, फैमिली प्रोवोक कर रही है, फैमिली प्रेशर है और वही फैमिली की ला हासिल ख्वाहिशात हैं, डिमांड्स हैं। तो अगर हम अपनी डिमांड्स को ख्वाहिशात में कन्वर्ट करें, ख्वाहिश पूरी ना भी हो कोई मसला नहीं होता, देर से भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। जब हम डिमांड सेट कर देते हैं ना, ये मेरी डिमांड है, मुझे ये चाहिए, तो वो चाहिए को हासिल करने के लिए आपको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और हमारे एक जानने वाले दूर उकाड़ा किसी जगह पे रहते थे, तो जो मेरे पास काम करती थी उन्होंने मुझे एक केस बताया कि उनके बच्चे को बाप ने ना सबके सामने ना घर वालों के पिटाई की, मारा किसी बात पे, दोस्त यारों की वजह से, मगर उससे पहले कभी उन्होंने ऐसे हाथ नहीं उठाया था। तो एक बार ही मारा, पहली मर्तबा, तो बेटा जाके कमरे में सोया है और उसने पंखे से लटक के अपनी जान दे दी इस बात पे कि बाप ने सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की, मुझे मारा क्यों। बड़ा ईगो फील करके उसने अपनी खुद मतलब जान ली। तो ऐसी इस तरह की सिचुएशन में ये बच्चा कैसे सोचता है? बेसिकली पेरेंट्स को ख्याल करना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को समझाना है या समटाइम्स तरबियत में डांटना बन जाता है, आपने डांटना है तो कोशिश करें अकेले में डांटें। आप सबके सामने, पहले जैसा आपने बताया पहले कभी नहीं डांटा, सबके सामने डांटा, तो वो सिचुएशन बच्चे के लिए बहुत इंसल्टिंग और एम्बेरसिंग सिचुएशन हो गई ना, और उसको फेस करना, एम्बेरसमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा, प्लस वो बच्चा हर्ट भी हुआ ना कि वालिदैन या पेरेंट ने पहले कभी नहीं मारा, एकदम क्या ऐसा मैंने क्या कर दिया कि इतना मुझे मार दिया। तो ऐसे में कंपैरिजन बच्चों का, जो एक बच्चे के सामने दूसरे का कंपैरिजन किया जाता है, रिलेटिव्स बाकी लोगों के सामने डांटना, वो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको ज़रा अवॉइड करें। आप अलग बच्चे को समझाएं, बच्चे समझेंगे, जब वालिदैन उनको समझाते हैं, उसकी रीज़न लॉजिक देते हैं, तो बच्चे बात मान जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने हमें गाइड किया। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, आप अपने बच्चों की भी कहीं सुनने की कोशिश करें, ताकि बच्चे जो हैं किसी ईगो में या किसी डिप्रेशन या ट्रॉमा का शिकार होकर कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं। और बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की भी सुनने की कोशिश करें। अगर किसी जगह वो नहीं मान रहे, तो जिस लड़की को भी आप पसंद कर रहे हैं, जिस लड़के को भी आप पसंद करें, अपनी सिचुएशन में इस बात में सब्र, मन सब्रू का, आपको तो ये पता है, ये बात हमें कुरान में अल्लाह ताला
बार बार कह रहा है कि चीख चीख के कह रहा है मन सब्रू का, मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। तो जब अल्लाह ताला हमारे साथ है, सब्र करने वालों के साथ है, तो आप सब्र करें, आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। जिसको आप पसंद करते हैं अगर वो आपके लिए बेहतर है, उसी सब्र में पता चल जाएगा कि आपने उससे शादी करनी है कि नहीं करनी। और अगर सिचुएशन होनी है तो खुद शादी हो जाएगी, मगर खुदकुशी पे अटैम्प्ट ना करें। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी जो हमारा सेगमेंट होगा वो उसके ऊपर हम आपके सामने यहाँ पे कुछ रेमेडी शेयर करेंगे जिसमें हम शुगर के ऊपर बात करेंगे। वो पेशेंट्स जो टाइप 2 शुगर के ऐसे सीवियर पेशेंट हैं या शुगर पेशेंट्स हैं जिनको अपनी लाइफस्टाइल में ये समझ नहीं आता कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है, या कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ को हम इस्तेमाल करें। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी सबसे पहले लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। जैसे मेरी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे अब्बू मेरी अम्मी दोनों शुगर पेशेंट थे, और जिन लोगों की फैमिली में इस तरह से अगर पेरेंट्स को शुगर है तो इनहेरिटेड ये शुगर जो है वो पाई जाती हैं, फैमिली में आगे भी बढ़ती हैं। इसलिए उन फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपनी शुगर का, कि उनको जो है बहुत जल्दी यंग एज में शुगर अटैक कर सकती है। उनको अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का अपना बहुत टेक केयर करना चाहिए। अब मैं कुछ ऐसे जो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि हर एक होम रेमेडी से हट के या फिर किसी डॉक्टर से हट के अगर इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करे तो उनको इतना ज़्यादा शुगर जो है वो तकलीफ़ नहीं देगी। इसमें सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं कि एक्सरसाइज एंड मूवमेंट थ्रू आउट द डे। हमारा जो एक एक्टिव बॉडी है उसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, चाहे आप घर में झाड़ू दें, सफाई करें, पोछा करें, सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, या फिर किसी गार्डन में वॉक करें, तो थोड़ी सी तेज़ वॉक, जिसमें कहूँगी बहुत स्लो वॉक नहीं। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में अगर आप अपनी शामिल करें, या कोई जिम, आप कोई एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन कर लें और कोई एरोबिक्स करें, कोई योगा करें, कोई स्ट्रेचेस करें, इस तरह के काम करें, तो इससे भी आपकी शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो सकती है। ईट मोर फाइबर इज़ वेरी गुड फॉर शुगर। अगर फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में जो आपको समझ आती है, आपके घर में अवेलेबल है या नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से आप अपनी बॉडी में इंटेक में शामिल करते हैं। ठीक है, पानी का भी इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नॉर्मली लोग शुगर के पेशेंट्स को, डॉक्टर्स जब आप डॉक्टर के पास जाएँ तो वो आपको ये नहीं बोलते कि वो ये कहते हैं ये दवाई शुरू कर दें, ये वाला खाना शुरू कर दें, इस दवाई पे लग जाए, मगर क्या आपको कोई ये बताता है कि दवाई तो जो आप दे रहे हैं उसके साथ सबसे ज़्यादा आपने पानी का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि शुगर जो है वो पानी से भी बड़ी जल्दी कम हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नींद जो है उसकी अगर डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में, आपको नींद पूरी नहीं आती है और नींद आप पूरी नहीं ले पाते और आपकी साइकिल डिस्टर्ब है, तो उसको ठीक करें। जब आप अपनी नींद को ठीक करेंगे, और नींद कौन सी वाली, ये नींद नहीं कि आप रात 1 बजे सोएं और सुबह आपके 12 बजे उठ के मैं आराम से जो है ना, या 11 बजे उठ के मैंने अपनी 8-9 घंटे की नींद पूरी कर ली है, तो मैं तो नींद तो पूरी करके आया हूँ यार, पूरी मैं 8-9 घंटे की नींद नहीं। जो रात का पहला पहर होता है ना, नींद वो लेनी है। अगर आप पहले पहर की नींद हासिल नहीं करते तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है नींद का। ना सोएं, जागें, नींद सिर्फ पहले पहर की। ये सेहत अगर आपको अच्छी चाहिए, आपको शुगर नॉर्मल चाहिए, और भी बाकी आप चाहते हैं आपके दिमाग से लेके जो क्योंकि सारे जिस्म के आर्गन्स हैं वो काम करना शुरू कर दें, तो आपकी नींद का साइकिल ज़रूरी है। मगर सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, पहले पहर की नींद। ये आप मोस्टली नहीं सुनते होंगे, मैं आपको काम की बात बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जो आपने खाना वगैरह खाना है, जो चीज़ें आपने लेनी है, उनमें कोई ऐसी चीज़ आप ज़रूर अपनी बॉडी में शामिल रखें जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता हो। और अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसे फल, सब्जियां या कोई ऐसी चीज़ नहीं खा पा रहे जिसमें मैग्नीशियम है, तो फिर आप अलग से कोई मल्टीविटामिन जो अच्छे ब्रांड की है, मुझे लगता है वो भी आप खा सकते हैं, जिसमें आपको मैग्नीशियम जो है अच्छी मिकदार में मिलना शुरू कर दे। अच्छा, और दूसरा ये कि स्नैक्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया कीजिए फ्रीक्वेंटली। जो शुगर के पेशेंट हैं या जो शुगर के पेशेंट नहीं है, वो इस वजह से भी उनको शुगर हो जाती है क्योंकि सारा दिन कुछ लोग भूखे रहते हैं, सुबह खा के निकलें और रात को जाके घर पे खाना खाएंगे। इतनी देर का फाका भी आपके जिस्म में जो है ना चीज़ें ख़राब करता है। मोस्टली जो शुगर के पेशेंट हैं उनको तो फ्रीक्वेंटली इस बात को समझ लें कि आपने स्नैक्स लेने। जब आप स्नैक्स नहीं लेंगे तो फिर आपकी जो शुगर है या तो वो गिरेगी या तो फिर वो बर्बाद होगी, फिर आपकी पूरी बॉडी का निज़ाम ख़राब होगा। यही बात मैं कह रही हूँ, अगर आपकी शुगर सही नहीं है ना, तो आपका जो दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, वो भी अच्छे सिग्नल्स जो है ना वो नहीं देता। कुछ मेन होम रेमेडीज़ में मोटी मोटी बातें समझाती हूँ। उसमें ये कि जो गोल वाली दालचीनी होती है ना, सिनेमन,
उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऐसे किसी भी चाय के कप में, किसी कॉफ़ी में, किसी ग्रीन टी में उस पाउडर को आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, आधा चाय का चम्मच या आधे से भी ज़्यादा आप थोड़ा सा कम रखें मिकदार स्टार्ट में तो, और नॉर्मली भी रखते हैं तो इतना ही कुछ, जैसे हम 2 उंगली में जितना कोई सिनेमन आ जाएगा छिड़क लेंगे इस तरह से, ऐसे छिड़क के तो आप कॉफ़ी और इस तरह से कोई भी चाय जो है उसको इस्तेमाल करें। सिनेमन इसका एक तो ये फ़ायदा है कि शुगर के पेशेंट्स के लिए भी मुझे लगता है कारआमद है, बहुत अच्छी है ये होम रेमेडी। और दूसरा सिनेमन जो है अगर आपको नर्वस ब्रेकडाउन का सिस्टम का आपका ख़राब है तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, ठीक है, आपकी याददाश्त के लिए अच्छा काम करती है। और सबसे मेन चीज़, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोड़ों के दर्द के ऊपर, पेन के ऊपर यहाँ पर शोज़ करती हूँ, सबसे ज़्यादा बेस्ट रेमेडी जो आपकी पेन रिलीफ की है ना वो है सिनेमन। आप किसी भी तरीके से, आपको दर्द है, आपको नींद नहीं आ रही, आप फड़क रहे हैं, आपकी टांगें दर्द कर रही हैं, आपको क्रैम्स निकले हुए हैं, किसी भी किस्म का इशू है, तो फिर आप फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना ये सिनेमन पाउडर वाली चाय पी लें, सिनेमन पाउडर किसी चीज़ में डाल के खा लें, किसी में पी लें, लिक्विड में ज़्यादा ईजीली आप पी सकते हैं और आपको उसका असर भी होगा। अच्छा, एलोवेरा लोग नहीं खाते, मैं एलोवेरा खाती भी होती हूँ, मुझे भी, क्योंकि मैं आपको फिर बता रही हूँ अम्मी अब्बू को शुगर थी तो मैं अपना ख़ास ख्याल रखती हूँ, तो जब मुझे कभी मौका मिलता है तो हफ्ते 1.5 हफ्ते में मैं 1 चम्मच जो है ना एलोवेरा का भी खा लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, हमारी गेस्ट आ गई हैं, थोड़ा सा लेट थी तो मैंने सोचा जब तक कि मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। और मगर इससे पहले क्या है कि मुझे जो है ना ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। मगर आखिरी दही का भी इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए, दही सुबह रात के वक्त नहीं, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शुरू कीजिए। बाकी हमारे पास नईमा आपा आ गई हैं, वो आपको बताएंगी क्या क्या बेस्ट नुस्खे हैं, क्या टोटके हैं, कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो आप घर में बना के अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं अगर शुगर के मरीज़ हैं, और शुगर को किस तरह से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त सेगमेंट है, कॉल शामिल करेंगे क्योंकि आज हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे कि शुगर जो है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई ऐसे पेशेंट्स जिनको लगता है कि वो दवाइयों पे नहीं जाना चाहते और अपने आप को पहले से जो है ना वो सिक्योर करना चाहते हैं कि उनको कोई शुगर ना हो और ना लाइफ में हो, क्योंकि इनहेरिटेडली मैंने बताया लोगों को मसला ज़्यादा होता है, जिनके पेरेंट्स को है उनके बच्चों को मोस्टली होती है। तो अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी को शुगर हो गई है तो अब वो किस तरीके से एहतियात करेगा, क्या डाइट करेगा, क्या खाएगा, क्या दवाइयाँ होनी चाहिए जो कि तिब में है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, नईमा जी मेरे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपका मैं कब से बता रही हूँ, मैं तो ठीक हूँ मगर आपके इंतजार में बड़ा मुझे वो कहती हूँ इंतजार रोल देता है, इंतजार रोल लेता, बस वो हमें ट्रैफिक ने रोल दिया। अच्छा? हम जरा इधर, हाँ जी, कहाँ से आ रही थी अब जो इतना मसला बढ़ गया? बस इधर ही आप लोगों के पास ही इशारे पे बस काफी अच्छा, ट्रैफिक इधर जैम हो इशारे गई। पे, हाँ जी, इधर हाँ जी, भी इधर ट्रैफिक होती है। बस मुझे ये था कि पैदल उतर के मैं भाग जाऊं, लेकिन ये था कि पैदल उतरते भी बहुत सांस हो जाना था। मुझे पता था ये जो हमारा सेगमेंट था ये बड़ा अहम है क्योंकि लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, लाजमी बात है। और आजकल की बढ़ती हुई ये मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान इसका घर बन गया। पहले होता था ना मोरूसी बीमारी है, लेकिन अब तो पाकिस्तान इसका खानदान बन गया कि पाकिस्तान में हम, मुझे इतने अफसोस के साथ कहना पड़ा कि नंबर 1 पे आ गए हम डायबिटिक में। हमारी अपनी गलतियां हैं। सुनिए, आपकी भी कोई शुगर का सीन था और आपने अपनी शुगर बिल्कुल खत्म कर दी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सच्ची बात है आपके साथ? ये बिल्कुल सच्ची। आप मैं वही मुझे बोल के गई थी। जी जी, मैं वही प्लान लेके आई हूँ क्योंकि जब मुझे बताया ना कि शुगर पे हमारा, और आपने मुझे कहा भी था लास्ट टाइम कि आपने जिस तरह शुगर कंट्रोल किया, जिस तरह आपने शुगर का किया, तो आपने बताना है दूसरों तो को। ये बात देखें ना, एक तो आप जब मेरे साथ एक शो लास्ट से पहले एक आपने शो किया था, उसमें आपने सिर्फ ये बात बोली, वो वायरल घूमी जा रही है, नीचे लोग पूछे जा रहे हैं कि इन्होंने बोल तो दिया तो हमें बता भी दें भाई कि किस तरह से खत्म कर ली अपनी, तो हम भी कर लें। बिल्कुल इसी तो तरीके से मैं, आपने कैसे खत्म की? देखिए बात ये है कि शुगर एक तो होती है, हम शुगर पे बात कर लेते हैं, शुगर एक तो होती है खानदानी, ठीक है, उसको मैं कहती हूँ उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं, लेकिन एक मौरूसी बीमारी होती है, चलो वो खानदान से चली आ रही, जेनेटिकली जिसको हम बोलते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे बालों का प्रॉब्लम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने, मुझे बालों का इशू नहीं है क्योंकि मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से शुगर या कोई भी बीमारी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती है शुगर, उसको खत्म किया जा सकता है। अच्छा, हाँ जी, जो अपनी गलती की वजह से? अपनी गलती, सबसे पहले अपनी गलती ये होती है कि आपकी क्या थी?
मेरी ये थी कि मैंने अपना ये था कि जिस तरह आजकल के जंक फूड ये वो हम, क्योंकि हमारे तो खानदानी बीमारी तो नहीं थी ना, मेरे तो कॉन्सेप्ट में भी नहीं था ये बात कि हमें कभी शुगर भी हो सकती है। मेरे पीछे पूरी हिस्ट्री में कहीं शुगर नहीं थी। आपकी अपनी गलती हो गई, शुगर हुई? डेफिनेटली मेरी अपनी ही गलती होगी ना, क्योंकि देखिए एक प्रेगनेंसी में हो जाती है। मुझे जब मेरी छोटी बेटी हुई थी ना, आपसे तकरीबन 12 साल की, माशाल्लाह 11 साल की होगी है वो, तो उस वक्त हुई थी शुगर। लेकिन वो ये था कि शायद वो उसी वक्त खत्म हो गई थी, क्योंकि पहले अमूमन हो जाती प्रेगनेंसी में, लेकिन फिर मैंने उसकी तवज्जो नहीं दी क्योंकि शुगर तो थी ही नहीं। जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, वो अचानक से एक सबसे बड़ा जो कॉज है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन सबसे बड़ी वजह बनती है हर डिप्रेशन ले लिया, इतना अच्छा खावंद मिला है, बच्चे इतने प्यारे मिले, किस चीज की आपको डिप्रेशन है? बहुत बड़ा डिप्रेशन था। अचानक नहीं, अचानक मेरी अम्मी चली गई थी। अच्छा। हाँ जी, हाँ, वो अचानक से इस तरह हो गया था कि फिर वो एकदम से, यानी अचानक से, और यंग थी मेरी अम्मी, इतनी मतलब वो भी नहीं थी। आपने अपनी सेहत तो वो सेहत पे असर ऑटोमेटिक पता भी नहीं चला ना, कहीं होगी ना, कहीं तो फिर रही होगी ना वो, जब छोटी हुई थी बेटी मेरी उस वक्त से। लेकिन उस वक्त उसने एकदम से अटैक किया, तो तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, तो पता भी नहीं था। लेकिन मुझे मेरी बहन ने इंसिस्ट किया कि आप करवा लें, कुछ नहीं होता। जब करवाया तो वो स्पाइक आ गया था, बहुत बड़ा, एकदम से हिल के रह गए थे कि हाँ हमारे तो खानदान में कहीं नहीं था। मेरी डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स ने मुझे फौरन से मेडिसिन दी। मैं बताती हूँ, मैं लाइव बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ, मैंने एक डोज ली थी क्योंकि मेरी नेचर में, मैंने आप लोगों को बताया कि हर्ब्स से मुझे प्यार है। बचपन से मैं हर्ब्स करती हूँ, रेमेडीज करती हूँ, डिफरेंट रेमेडीज, हेयर की, स्किन की। फिर मैं हेल्थ की तरफ भी आ गई। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ये जब ये बाल इससे कंट्रोल हो सकते हैं, जब बाल रिवर्स हो सकते हैं, जब ग्रे से ब्लैक मैं कर सकती हूँ, तो इसको भी मैं रिवर्स करूंगी। इसको पहले मैंने मेडिकेशन की, मतलब डिफरेंट हर्ब्स के साथ कहवे बनाए, मेडिसिन बनाई, ये कर वो कर, लेकिन आखिर में आगे मुझे एक ऐसी फॉर्मुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई जो मैं आप सबको, आपके प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह देख रही, मैं सबको बताऊंगी कि आप लोग उससे कंट्रोल कर सकते हैं। दवाई है? हर्ब में है दवाई। हाँ बिल्कुल, जो मैं खाती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मगर पहले जो आपने जिससे कंट्रोल किया ना, हाँ, सबसे पहले उसको करेंगे। नाज़रीन, अभी हम वो दवाई बताने लगे आपको यहाँ पर जिससे इनकी शुगर जो स्पाइक थी वो कंट्रोल हो गई, और इन्हें एक ही मेडिकेशन में 2 डोज लिए जो कि एलोपैथिक डोज थी। उसके बाद बस उन्होंने अपनी हर्ब से जो दवाई बनाई है उससे अपनी कंट्रोल की। आप भी घर में बना सकते हैं। नाउ जस्ट वॉच प्रॉपर। अच्छा जी, ये है चाशकू, इसको बोलते हैं चाशकू। ठीक है, मैं इसके ऊपर रख के दिखाऊंगी, सही नजर आएगा। ये देखें, ये चाशकू है। इसको फोकस कर लें भाई, क्योंकि फिर लोगों को ना देखने में और ढूंढने में मुश्किल होगी। छोटे छोटे सीधे दाने, ये छोटे छोटे से ना बिल्कुल एक स्लिपरी से बीज है, चाशकू है ये। ठीक है, इसका नाम चाशकू है। अच्छा। हाँ, और दूसरी है जीरीस्या, इसको बोलते हैं जीरीस्या। ठीक है, ये जब आप ढूंढने निकलो ना, तो अल्लाह ताला ये है कि चीजें ना आपके लिए आसानियां कर दे। जीरा से? नहीं, नो, जीरा नहीं है, ये जीरीस्या। जीरा जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये देखिए डिफरेंट है, काली थोड़ी सी ब्राउन सी और लंबी लंबी सी, कड़वी। ये जिगर की इस्लाह भी करती है। अच्छा। हाँ, मुकव्वी ये खून को भी साफ करती है। जीरीस्या। ये 2 चीजें आप लोगों ने बराबर मिकदार में लेनी है। मैं बराबर मिकदार में लेती हूँ, 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देती भी हूँ लोगों को, जो सामने कोई आ जाता है तो इस तरह मैं दे भी देती हूँ इसको। अच्छा, इसका ये फार्मूला ये है कि आप लोगों ने इसको, पहले मैं इसको पीस के, कड़वी लगती थी ना, कैप्सूल भर के खाती थी, लेकिन अब आदत हो गई है। अब ये करती हूँ मैं इसको कि इसको बराबर मिकदार में आपने लेना है। ठीक है, पंसारी से कभी ना पिसवाना, मैं सबको नसीहत कर रही हूँ, क्योंकि सफाई का वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, आप हमेशा हर्ब्स घर में लाके साफ, इस तरह मैं और भी रेमेडीज करती हूँ ना, मैं घर में लेके आती हूँ, साफ करके फिर उसको पीसती हूँ, या मैंने खुद मशीनें वगैरह सब कुछ ली हुई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये फॉर्मूला इसका ये है कि आप लोगों ने बराबर मिकदार में लेनी है, साफ करके रख लें। जब आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद, ठीक है, 15 मिनट बाद आप लोगों ने इतनी, ठीक है, ये बराबर मिक्स करके रख लेना। ठीक है, ये मैंने अब अलग अलग क्योंकि आप लोगों को दिखानी थी। ये इतनी सी, ये छोटी 1 चम्मच से भी कम बन जाएगी लेवल। ठीक है ना, आप लोगों ने नाश्ते के 15 मिनट बाद ये ले लेनी है। जिनको, जो प्री डायबिटिक है, नाश्ता करने के बाद, के बाद, ठीक है, जो प्री डायबिटिक, खाली पेट नहीं लेनी। ठीक है, जो प्री डायबिटिक है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स होते बहुत, देखिए मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, और जो डायबिटिक हैं, ठीक है, टाइप 2 है जिनका, उनका ये है कि टाइम ड्यूरेशन है
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लोगों को, यानी देखो 1-2% तो हम नहीं कह सकते, वो तो अल्लाह के हाथ में कि जिसकी जिस तरह लिखी होती है, जिसको जो प्रॉब्लम होती है, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने मुझे कॉल्स करके बताई हैं और आगे से आगे, जिस तरह मैंने अब बता दिया आप दूसरों को बताएं, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने एक पूरी चेन फैलाई हुई है। तो इससे बड़ा फर्क है, इससे बड़ा फर्क क्या, तो ये 2 अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लेनी है या बस एक? मैं ये बताना है कि जो प्री डायबिटिक है वो 1 टाइम लेंगे, इतनी सी, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो 2 टाइम लेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये जिगर की इस्लाह करती है, ये कब्ज कुशा है, ये मैं बताती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपके खून को साफ कर देती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा भी साफ होता है, आपका पूरा इंटरनल जो अंदर की गट हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। अरे वाह। हाँ, ये है। तो ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताई थी कि मैं आम लोगों को बताती हूँ, और ये मुझे जो जिसने दिया था, ठीक है ना, इस तरह मैंने ढूंढते ढूंढते बहुत से लोगों से मिली, बुजुर्गों से मिली। फिर आपकी जब एक रिसर्च होती है तो आप डिफरेंट रिसर्च में लोगों से मिलते हैं। तो मुझे ये बताया था कि ओलिया का नुस्खा, ठीक है, आप इसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने ये किया था, मुझे जिसने बताया था उसने ये बताया था कि आप ये लें और अपने से आगे 2 ये ना देखें कि इसकी गुंजाइश शायद नहीं है। आप जब वो आपके सामने पेशेंट है, आप उसको फीस भी ला दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने दी, मैंने आगे लोगों को बताया, फिर आगे लोगों ने बताया। अब ये कि 2 स्पेसिफिक नहीं है, मेरे सामने जो आता है, जो मेरी रेंज में हो, मैं उनको दे देती हूँ। हाँ, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आगे ये पूरा फार्मूला जो है ये शो कर दिया। कितने टाइम में आपको लगता है कि नॉर्मल होना शुरू हो जाती है शुगर? हाँ, ये है असल क्वेश्चन, ये है। आपकी कब तक हुई थी? मेरी हो गई थी तकरीबन 4 महीने लगे थे। 4 महीने लेकिन उसके अलावा मैंने जो किया था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और भी डाइट में चेंजेस होंगे। देखिए, बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दो, ठीक है। वो एकदम से जैसे छोड़े, वो साथ में शुगर तो लो हुई, लेकिन बीपी भी लो हो गया। फिर जिस उठा भी ना जाए चारपाई से, क्योंकि बॉडी को एक चीज की आदत होती है। मगर फाइबर तो ले सकते हैं। फाइबर, हाँ मैं बताती हूँ, फाइबर है ना, देखिए ना, ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर है चिया सीड। आप चिया सीड, हाँ, शुगर एक कंट्रोल करने का मैं बताती हूँ कि आप नाश्ते में रात को उसको सोक करके रख दें, ठीक है। चिया सीड को सोक करके रख दें। इसको ऊपर वाला जो पानी उसको स्ट्रेन कर दें, ठीक है। बाद में जिस तरह आपने नाश्ता लेना, लो फैट आपने दूध लेना है, दूध के अंदर इसको गर्म दूध आजकल का जिस तरह मौसम है उसके अंदर मिक्स करें और पी लीजिए, आपका नाश्ता बेहतरीन नाश्ता है। लेकिन डायबिटिक चम्मच आप कह रही हैं? एक चम्मच काफी होता है। और वैसे मैं आप लोगों को दूसरा मैं बताने लगी हूँ कि डायबिटिक पेशेंट जो प्री डायबिटिक है, चाहे वो डायबिटिक है, कोई भी आप मील ले रहे हैं ना, जो भी आपकी मील आपने डिसाइड की हुई है, डॉक्टर ने डिसाइड की है जो भी, लेकिन उससे 15 मिनट पहले 1 चम्मच इसबगोल पानी में सोख करके रख दें। ये बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना, फिर मैंने खुद भी आजमाया। इससे ये होता है कि आपके ना एक तो पेट भरा भरा रहता है, आप खाते भी कम, ठीक है। हाँ, फाइबर है, ये फाइबर ये भी बहुत अच्छा सोर्स है कि, लेकिन इसबगोल 1 नंबर हो, क्योंकि आजकल इसबगोल में भी सूजी आ रही, इसबगोल में जो आपका तो अच्छा या अच्छे वाला जी, मैं ढूंढ के रहा है, तो पानी में भिगो, तो पानी में भिगोती है, थोड़ा सा ना फूल जाता है। अरे वाह। हाँ, तो उसके अलावा अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, वो बाउल है जो एक, वो देना जरा मुझे। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, जो मैं नाश्ता लेती हूँ या कोई भी नाश्ता ले सकता है, ठीक है। बेशक मैं अब डायबिटिक हूँ, हाँ जी, बेशक मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन फिर सॉरी नहीं हूँ डायबिटिक, प्री डायबिटिक हैं, चाहे वो डायबिटिक हैं, चाहे आप चाहे आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? थैंक यू। ये नईमा जी के हस्बैंड है, सलाम कर दीजिएगा जरा सबको। ये दिखाइए तो सही, उनको दिखे नहीं, ये आप कर दें। हाँ जी। अच्छा, ये देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी, क्योंकि इधर काटना छाटना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम ले नहीं सकते हैं, फाइबर हमने ले लिया सुबह, ठीक है। फिर हमने 11 बजे, या आप ऑफिस गोइंग है, आपने जाना है, ठीक है, आप ऑफिस गोइंग है, ये आप बना के भी लेके जा सकती, ये वाली रोटी जो मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। हाँ, ये मैं रोटी बनाऊंगी। देखिए, अंडा हमारे लिए बहुत रोटी अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट के बगैर बनानी है? कार्बोहाइड्रेट के बगैर ही बनाऊंगी ना। देखिए, थोड़ा सा हमने अपने उसके लिए बाइंडिंग के लिए हमने एक जो चीज़ इस्तेमाल करनी, इसके अंदर आप 1 चम्मच बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेसन नुकसानदेह तो नहीं होगा? नहीं, बेसन नुकसानदेह नहीं होता। वैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कहते ही है कि आपने बेसन की ही, अगर रोटी खानी भी है तो बेसन की ही खाएं। तो मैं बेसन भी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, 1 चम्मच बेसन, ठीक है। अंडे हम 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे बॉयल एग लें, चाहे आप वो जरा सा बस, जिस तरह ये फ्राई पैन है, इसमें हल्का सा क्या कहते हैं इसको, कोकोनट ऑयल ले लें या ऑलिव ऑयल जो है, उसके साथ ग्रीस करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी ऑन है, इसकी फ्लेम करते हैं हम फ्राइड वाली। अच्छा, फिर उसके इसलिए करना क्या है कि मैंने ये देखे तो 2 जवे लहसुन के लिए, ये लहसुन मैं दिखाने के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। ये मैंने वैसे बना के रखा हुआ है। 2 जवे लहसुन के ले लिए, अच्छा, इतनी सी प्याज ले ली, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 2 अंडे, अच्छा, ठीक। इसके अंदर हमने ये देसी लहसुन है? देसी लहसुन है,
ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 सब्ज मिर्चें, वाह ठीक है, इसमें भी कैल्शियम भी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने लिया है सब्ज धनिया, सही है, सब्ज धनिया के साथ मैंने लिया है पुदीना। वाह हाँ, और प्याज आप ले सकते हैं, चाहे आप ग्रीन प्याज लें चाहे आप ये प्याज लें, ठीक है। मौसम के मुताबिक, ठीक है ना, इसलिए फिर मैंने ये वाली प्याज बताई ठीक है। है। ये चीजें आप लोगों ने करना क्या है। और तीसरी चीज जो हमने लेनी है इसके अंदर, लहसुन कितने लिए थे आपने दोबारा बता दें? 2 जवे, 2 जवे लहसुन, 2 अंडे हैं, हाँ। 2 जवे लहसुन के हैं, एक छोटी सी छोटी प्याज है, लहसुन ठीक क्यों है? डाला था? लहसुन की भी वजूहत बता दें। लहसुन इसलिए डाला था, जायके लहसुन- के लिए डाल रही हैं या नहीं, कुछ जो टेस्ट भी? के लिए भी डाल रही हूँ, लेकिन वैसे भी अच्छा होता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता अरे है, वाह। ठीक है। हाँ, यूरिक एसिड में बहुत अच्छा होता है, आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, जब आपकी, और सबसे बड़ी बात है मोटापे को कंट्रोल करता है। पानी अरे वाह, ले मैं लें। हाँ, तो ये है कि मोटापे को कंट्रोल करता है। जब मोटापे को कंट्रोल करेगा तो मैं कहती हूँ मोटापा ही सबसे बड़ी वजह बनी हुई आजकल, सबसे Obesity। बड़ी। हाँ, अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, अभी बनाना नहीं आप शुरू करेंगी, मैं ठीक ब्रेक है। लूंगी। अच्छा, ब्रेक ये के बाद मैं जो है ना- बता देती हूँ कि इन सारी चीजों को ना मैंने अंडे के साथ डाल के ये ब्लेंड किया हुआ है। अच्छा, करके आई हैं? हाँ, टाइम तो पास। टाइम जाना था तो ना ठीक है, हमें। इसमें फिर डाल दे, फिर ब्रेक पे लेते हैं, तब हाँ। तक ये बन जाएगा। ब्रेक के बाद वापसी में दिखाते हाँ, हैं इनको ठीक क्या है। बन रहा है। मैं अभी डाल देती हूँ, डाल बेशक दे, आप डाल दे, ब्रेक ले ताकि लें, हाँ, बेशक आप ब्रेक ले उतने लें, में ये थोड़ा सा बन जाएगा, फिर दूसरी ये। रेमेडी अच्छा, पे ये भी बात देखिए, करें। दूसरा मैंने ये किया, इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी लिया मैंने, अच्छा, ठीक है। देसी घी के साथ हम फ्राई पैन को ग्रीस कर रहे हैं, ठीक हो गया, चले जी। और ये देखें, ये देसी लहसुन, सिर्फ देसी लहसुन होना चाहिए, इस तरह से हाँ। देसी लहसुन हो। हाँ, देसी और लहसुन। देखिए आपने मेरे हाथ में दिखा रहे कहीं, ठीक है, ये देसी वाला था इसीलिए मैं करी हूँ। ये लेके आपने ऐसे मुंह में जैसे कैप्सूल, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं डालने लगी हूँ अब, ठीक है। ये देखें, ये रोज़ एक किया करें। ये आगे अब रमज़ान आ रहे हैं ना, तो उसमें भी देखिए शुगर पेशेंट जो है उन्होंने रोज़ा आखिर रखना है सारा दिन उन्होंने, तो ये सारा आपके लिए फ़ाइबर भी है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा। ये अब थोड़ी देर में देखिए चपाती बन जाएगी आपकी बहुत अच्छी सी। हाँ, ये प्याज भी बारीक चॉप करके काटी। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने डाली है चॉपर के अंदर, जायके वाली भी बनेगी, बहुत जायके वाली। हाँ, मैं बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने देखे ना चॉपर में डाल के सारी चीज़ें, ये सारी मैं चीज़ें ऐसे जो दिखा दूं बताई एक हैं। बार पहले जरा हाँ, ये कैमरा फिर पास ला के दिखाइएगा, दिख रहा है? ठीक है, ओके। अब आप जो है ना एक कैमरा पास भी ला के दिखा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त ये शुगर पेशेंट्स के लिए जो रोटी बन रही है, इसकी रेसिपी भी आपको बताइए, देसी घी के साथ बन रही है। वापस आते हैं तो ये बन चुकी होगी, बन चुकी होगी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस रोटी की जो शुगर के लिए है, और अभी आपको बताते हैं मैं खाऊंगी भी, मैंने भी नहीं खाया, ये तो खाती रहती हैं। मैंने सुना है कि मज़े की बहुत है। आपके मियाँ साहब कह रहे थे मुझे अभी। जी, वो बता रहे थे, वो ले लेते होते हैं ना बीच में। लेकिन मैं पता है क्या, आप भी खा सकते हैं इसको, एक शुगर के लिए तो मैंने specific खानी है नहीं ना, है आप हाँ। निकालेंगे तो मैं देखूं तो ये देखें जी, ये बन गई है। डाइट भी अगर कोई डाइटिंग करता है तो बड़ी ताकत वाली ये रोटी देखें, है। दिखाओ भाई, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, आहा, ये है ना? जैसे मट्टी के बर्तन में अगर हो और उसके साथ कोई तोड़ के, आहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जैसे हो कि जो इसने मज़े के लिए खाने, तो वो बेशक बीच में साथ में कोई केचप वगैरह, आजकल मैं तो कहती कोई ना ले केचप क्यों? वगैरह, ठीक है ना, यार शुगर होती है उसमें। अच्छा, थोड़ा सा, हाँ, तो केचप का तो मुझे वैसे को पुदीने की चटनी ले ले, कोई पुदीने की अदरक चटनी लहसुन ले, अदरक लहसुन ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना। सब्ज़ मिर्च भी है इसमें, प्याज भी है, आई लाइक द इसमें फ्लेवर। अंडे भी हैं इसमें। सिर्फ इसको बाइंडिंग करने के लिए ना 1 चम्मच बेसन है इसके अंदर। वाह वाह वाह, मजे का है, आई लाइक इट। सुना ये आप लोग सुना, अब जैसे अगर ये बन गया सपोज एक जैसे पराठा टाइप की भी चीज़ के तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। अब हम इसको अगर अंडा तलना, अंडा तल के इसके साथ खा सकते हैं। अंडे तो Suppose- हैं ये, नहीं, इसके अंदर तो है, अगर अलग से भी कोई अंडा हाँ, बना अगर के कोई अलग से इसको फिर आप रोटी एक की तरह इसमें इस्तेमाल डाल करें। लें, हाँ, रोटी की तरह इस्तेमाल करें आप इसको। हाँ, सिंपल, जिस तरह अगर अंडे ना डालना चाहें, ठीक है ना, अंडे अगर आप ना डालना चाहें तो सिंपल बेसन डाल सकते हैं सैलेड के साथ, वो भी इसको बाइंडिंग करेगा। लेकिन जिस तरह पकोड़े होते हैं, ये ड्राई पकोड़ा आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, वैसे ड्राई। मैं एक बात बताती हूँ, एक मिनट दिखाइएगा। अगर आप इसको ऐसे किसी भी देखें, आपने ऐसे रोटी तोड़ी, इसके अंदर अंडा शंडा लहसुन सारा कुछ है, ठीक है, ये देखें सब ऐसे कुछ है आपने इसके अंदर। हाँ, बहुत ड्राई के लिए आप अदरक, ठीक है, थोड़ा सा मुंह में, ठीक है, आहा, क्या फ्लेवर आ रहा है। ये ले लो साथ में, आई और भी अच्छा नहीं, और भी अच्छा हर फ्लेवर चीज़ नहीं आएगा। खाती मैं, लेमन, रोटी मैंने नहीं घर में नहीं, इसके नहीं यार, मैं बताती हूँ ना, इसके साथ आप खाती नहीं है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, आप ट्राई करके नहीं देखिए। आप ही खाएं, मैं तो इसको ऐसे इतना मुझे, मैं हर रोटी के साथ ऐसे कच्ची अदरक खाती हूँ घर में, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने के साथ, दाल चावल के साथ भी,
मुंह में निवाला लिया फिर कच्ची अदरक लेकिन कच्ची अदरक का मैं आप लोगों को बता दूं, कच्ची अदरक का ना सुबह कहवा पिया करें खाली पेट। अच्छा मैं बताती हूँ कि वो आपकी एक तो एजिंग साइन को रिवर्स करेगा, एक आपके स्टमक को ठीक करेगा। जिनको खास तौर पे ये प्रॉब्लम है ना कि हमारा क्या कहते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल हाई है या यूरिक एसिड है या शुगर है, सर मैं तो डायबिटिक के लिए लेती हूँ ना कि ताकि कंट्रोल ही रहे, ठीक है। तो आप सिर्फ अदरक का, सिर्फ अदरक का कहवा मैं बताती हूँ बहुत फर्स्ट क्लास है। जस्ट काफ़ी है। कितनी कोई ऑर्डर? थोड़ी सी, आपने तो इतनी खाई ली जितनी का कहवा बनाना होता है, बस हाँ थोड़ी सी। मैं खाई जाती ये नहीं फिंगर, 1 इंच का टुकड़ा जिसका बोलते हैं ना, सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा। हाँ बहुत मजे की है ना, मजे की। शुगर पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती है ना कि क्या खाएं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। यार इससे अच्छी रोटी कोई नहीं, ये मैं खाती रहती हूँ। दूसरी भी कोई चीज़ आप बता रही थी, एक तो ये फल शल जो है इसके बारे में भी कोई कहानी है? जी जी, इसके बारे में कहानी देखिए, या तो आप अपनी शुरुआत मैंने बताया ना, आप इससे कर सकते हैं चिया सीड के साथ, ठीक है। ये चिया सीड है, चिया सीड के साथ जिस तरह दूध में लो फैट दूध हो, उसके अंदर सोक किए हुए चिया सीड आपने मिक्स किया, आपने नाश्ता कर लिया। फिर आपने नाश्ता अगर चेंज करना है तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बताया जाता है कि एक अमरूद जो है दरमियाने साइज का, जितना आपका वेट है, लेट से 60 kg आपका वेट है, ठीक है, तो आपने 60 ग्राम का एक अमरूद आपके लिए काफी होगा। अमरूद जो, हाँ जी, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है इसका नाश्ता। अच्छा सही है। दूसरा ये है कि सम टाइम फिर ये होता है कि आपने अमरूद नहीं खाना, आपने चिया सीड, ये हमारे लिए भी ऑप्शन है। हाँ जी, ये पहले जो ऑप्शन थे ना वो जंक फूड और ये वो, मैं कहती हूँ जो शुगर है ना उससे परेशान ना हो। अच्छा, वो एक बैरियर लग गया है, ठीक है, आपके लिए कि आपने ज़रा एतदाल के साथ और तरीके के साथ, और आप लोगों ने बहुत सोच समझ के, कहते हैं ना कि एक आप लोगों को पंक्चुअल बना देता है आपकी लाइफ में। जो शुगर है ना वो पंक्चुअल बना देता है कि आपने क्या खाना है, आपने क्या नहीं खाना है। वैसे तो हम क्या है कि अंदर ये देखिए एक मशीन है, कोई भी ग्राइंडर है, उसके अंदर हम ऊपर नीचे सारी चीजें डालेंगे, उसको घुमाएंगे तो बेचारी क्या करेगी, वो मशीन भी आकर बैठ जाएगी। यही हमने अपनी अंदर वाली मशीनरी के साथ किया हुआ है। ठीक है ना, कि ऊपर नीचे जो सामने आ रहा, फ्राइड आ रहे हैं, राइस आ रहे, राइस के बाद फिर चाय आ रही जो सबसे बड़ा जहर है, ऊपर नीचे चाय जहर है। फिर बोले चाय जहर है, सुन लिया, मैंने भी छोड़ दी है। ठीक है, हाँ जी, मैं चाय ही असल बीमारी है आपके मैदे की, आपकी सारी जिस्म की। मैं बताती हूँ कि खास तौर पे खाने के बाद जो चाय लेते हैं वो तो बहुत बड़ा जहर है। हाँ, मैंने फिजा, मेरी आदत थी, मुझे बचपन से था कि मुझे चाय पसंद है, लेकिन अब मैंने 90% चाय छोड़ दी, सिर्फ एक चाय लेती हूँ दिन में। ठीक है, आप छोड़ दें। मैं बताती हूँ जो शुगर है वो आप लोगों को आपकी लाइफ में पंक्चुअल करता है। अच्छा ठीक है, इस पे बात करते हैं। फिर कभी आपने अमरूद ले लिया, ठीक है, अमरूद, लेकिन आप रोटी यही रखें, इसमें भी फ्लेवर अगर चेंज करना चाहें, सम टाइम आपको बेसन नहीं आपने लेना है तो आप जो का आटा 1 चम्मच डाल सकते हैं। आपने बेसन कितना लिया था? 1 चम्मच, 1 चम्मच बेसन लिया था। बहुत मजे की है, बनाइएगा आज ही बनाइएगा घर में। हाँ बिल्कुल बनाएं। ठीक है, फिर हमारे लिए देखिए ये कैप्सिकम है, आप कैप्सिकम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर ग्रीन ऑनियन, ग्रीन वो यूज किया है, गार्लिक जो है। ठीक है, आप कभी कैप्सिकम भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक सैलेड बनती है, आपने क्या करना है, थोड़ी सी कैप्सिकम लेनी है, ठीक है, अपनी एक प्लेट बनाने के लिए थोड़ा सा ये लेना है, बंद गोभी लेनी है। ओके, ठीक हो गया। ये भी आपका ब्रेकफास्ट मैं बता रही हूँ आप लोगों को। धुली हुई है, टेंशन ना लीजिएगा, सब हाँ, साफ सुथरा करके लाएंगे, वॉश करके लेके आई हूँ। आपने बंद गोभी लेनी है, साथ में आप बीट रूट ले लें, आप कैरेट ले लें, आजकल का मौसम है, और आप लोग इसके अंदर कोई भी और वेजिटेबल्स, ग्रीन चिली है, साथ में धनिया है, पुदीना, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें इसके अंदर, ये उठा देते हैं, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें। ऑलिव ऑयल डालने के बाद आपने ये करना है कि इसके अंदर हल्का सा इसको आपने फ्राई करना है, लाइट सा बिल्कुल। हाँ, तो बस फिर वो आप सैलेड खाएं। आप अंडा किसी दिन स्किप करना चाह रहे हैं, देसी घी में ही सौता कर सकते हैं। बिल्कुल देसी घी में करें, ऑलिव ऑयल में करें, कोकोनट ऑयल में करें। ठीक है, कोकोनट मिल्क बना के लिया करें। अब सारी चीजें इधर बनाना थोड़ा वो नहीं था, ज्यादा लगता, तो ये कोकोनट मिल्क बना लिया करें। कोकोनट मिल्क में क्या? कोकोनट मिल्क जो होता है ना, कच्चा नारियल ले लें या पक्का नारियल, कोई भी आपके पास हो। अगर पक्का नारियल है तो उसको रात को सोक कर दे पानी में। उसी पानी में आपने ये करना है कि उसको ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करके उसको स्ट्रेन कर ले, वो उसका दूध बन गया। वो कैंसर पेशेंट के लिए, सिद्धू पाजी का सुना नहीं आप लोगों ने, उसने अपनी बीवी को जो रिवर्स किया है, मैं बताती हूँ, उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट ये अदरक था, देसी लहसुन था, ठीक है, उसके अंदर अंडा था, और उसके अंदर जो कोकोनट मिल्क मैं आप लोगों को बता रही, कोकोनट मिल्क था उसके अंदर। कोकोनट मिल्क ऐसे बनता है, अगर कच्चा नारियल है तो कच्चा नारियल का पानी, उसके अंदर थोड़ा सा नारियल आप ग्राइंड करें, उसको स्ट्रेन कर लें, वो कोकोनट मिल्क बन जाता है। तो ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, शुगर है, मोटापा है,
खुदा ना खास्ता अगली आखिरी स्टेज कैंसर है, ये सारी जो हमारी चेन स्टार्ट होती है वो हमारे मोटापे से होती है। और मोटापा कहाँ से आता है? हमारी अपनी गलतियों की वजह से, गंदी डाइट की वजह से। गंदी डाइट की वजह से आप ये कह सकते हैं आप अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं करते, आप वॉक नहीं करते हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। एक तो हम गंद खाते हैं, ठीक है, और ऊपर से हम क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना हम कोई ग्रीन टी, कोई पानी, निहार मुझ तरह नींबू पानी पीना स्टार्ट करते हैं। आप नींबू जो है ये आपकी लाइफ में, मैं बताती हूँ, बहुत बड़ा रोल है इसका। एक लेमन जो है, मैं बताती इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं पूरा आप लोगों को शो करके दिखाऊंगी। एक लेमन की वजह से आप अपनी स्किन, अपना इंटरनल स्मार्ट होना है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि स्मार्ट होते हैं। लेमन पे करेंगे, हाँ लेमन पे करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें लेमन की सारी इफादियत बताएंगे, सारी लेमन का इफादियत सारा इस्तेमाल बताएंगे, सारा इस्तेमाल बताएंगे। आप सुबह उठ के सिर्फ निहार मुंह नीम गर्म पानी में लेमन डाल के पिए, मैं बताती हूँ उससे आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा और आपका फैटी लीवर भी कंट्रोल होगा। जरा बहुत मजा आया मुझे, आप भी बनाइएगा, फिजा आप मजे में, मैं तो मजे में हूँ। फिजा मजे में। और हम लेते हैं अब छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। क्या ज़बरदस्त रोटी बताई थी। इस तरीके की रोटी कोई डाइटिंग कर रहा है तो भी इस्तेमाल कर सकता है, यकीन करें। किसी का स्नैक्स खाने का दिल कर रहा है वो इस्तेमाल कर सकता है। और हम तो जैसे शुगर के पेशेंट के लिए बात करें तो वो तो ज़रूर करें। और शुगर के पेशेंट्स के लिए स्नैक्स बार बार चाहिए होते हैं उनको, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको कुछ खाना है। ये याद रखें, हम शुगर के पेशेंट के आगे से प्लेट छीन रहे होते हैं ना कि मत खाएं, आपको शुगर है। उनको स्नैक्स चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाहिए। अब ये देखें, एक स्नैक यहाँ पे तैयार हो रहा है, क्या हेल्दी, क्या मजे का। इसमें कैबेज है, कैप्सिकम है, और ये सौता कर रही हैं आप, है ना? हाँ, सौता कर रही हूँ, जो मैंने अब बताया क्या था ना करना है, किस तरीके से करना है, इसकी इफादियत ओवर टू यू। ये मैं बताने लगी हूँ आप लोगों को कि जिस तरह हमने खानी है कच्ची सब्जियाँ, ठीक है, कच्ची सब्जियाँ, लेकिन आप उन सब्जियों को थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जिस तरह मेरे पास देसी घी है, अब हाँ। आप ऑलिव ऑयल लें, आप कोकोनट ऑयल लें, इसको थोड़ा सा सोते करके आप खाएं। मैं बताती हूँ, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा, एक इसकी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, और दूसरा ये कि आपका पेट भी भरेगा और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी होगी, आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। हमारे लिए दुनिया में चीजें खत्म नहीं होगी, बहुत चीजें, वो चीजें जो दबी हुई थी जिनका फायदा था हमें पता ही नहीं था। जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं बताती हूँ, वाली भी है और बहुत टेस्ट। आप इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, थोड़ी सी अजवाइन डालिए। देखिए ये ब्रोकली है, ठीक है, नींबू भी डालिएगा। हाँ, नींबू भी डालूंगी, बिल्कुल। ब्रोकली है इसके अंदर, आप इसके अंदर ऑप्शनल है कच्ची सब्जियां जितनी, जो जिस तरह मैंने कैप्सिकम डाली है इसके अंदर। अभी मेरे पास ये प्याज है, प्याज डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, हाँ बिल्कुल प्याज डालेंगे, प्याज डालेंगे। ग्रीन, आजकल मौसम है, ग्रीन प्याज है, मौसम का जो भी आपने सब्जी है ना जो आपने खानी है, इवन के कुकम्बर भी, मैं कुकम्बर को भी कर लेती हूं। थोड़े से 4-5 जवे दे दें छील के जल्दी से। ये देखें, ये इसके अंदर हमने प्याज डाल ली है, मेरे हाथ में बदबू आप साथ में टमाटर भी डाल सकते हैं, ठीक है, हाँ, टमाटर, लहसुन भी साबुत जवे, हाँ साबुत जवे लहसुन के डालें, ठीक है, साबुत जवे लहसुन के डाल के आप उसको रोटी के साथ, जो मैंने आपको रोटी बताई, आप इस रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको आराम से। ये सारी चीजें डल गई है इसके अंदर। रेड जो चीज है वो अभी इस तरह अवेलेबल नहीं है मेरे पास, आप इसके अंदर छोटी एक गाजर डाल सकते हैं, गाजर के साथ। हाँ जी, ये जो आपने चीजें दवाई बताई थी, ये हम डाल सकते हैं इनके ऊपर या नहीं? नहीं, कड़वी हो जाएगी ना, कड़वी। अच्छा, ये नहीं डालनी? नहीं, ये नहीं डालनी, ये नहीं डालनी। ये हम देखें, अब मेरे पास देसी घी है, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी, इतना सा ही काफ़ी है, क्योंकि देसी घी जो होता है ना वो प्योर होता है। अच्छा। आपकी सारी चीज़ों में से निकल के एक ये बहुत अच्छी चीज़, फाइन चीज़ को कहते हैं कि डेयरी मना है, डेयरी मना है, डेयरी नहीं लेनी। नहीं, मैं तो रात को दूध में 1 चम्मच देसी घी डाल के पी के भी सोती हूँ। सोते हैं, बिल्कुल। जब बहुत कमजोरी फील हो, मैं थकी हुई हूँ, मुझे काम बहुत किया हो, मैं देसी घी डाल के दूध में पी जाती हूँ। अच्छा, ये हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, 1 चम्मच आप ले सकते हैं भाई। देखिए, ये थोड़ी सी अजवाइन है, थोड़ा सा आप अजवाइन स्प्रिंकल कर लें इसके ऊपर। ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर कर ले, व्हाइट पेपर आप व्हाइट पेपर कर ले, थोड़ा सा नमक। अच्छी आ रही है अजवाइन की, है ना, अजवाइन की खुशबू भी अच्छी आ रही है। साथ में आपके पास अगर नमक लेना चाहें आप नमक लें साथ में। ये देखिए, बस काफी हो गया। ये आप स्पून के साथ खाएं, ठीक है, स्पून के साथ खा के। अच्छा, बॉइल्ड राइस जो है वो प्री डायबिटिक जो है वो कभी कभार हफ्ते में एक बार, जो हफ्ते में एक बार जो है, ये देखें, ये लहसुन डालें इसके अंदर। वेरी गुड, शुक्रिया। अच्छा, ये देखें, ये लहसुन हो गया है ना, ये सॉफ्ट। देखें, ये क्या है? ये पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल ये है कि ये अगर आप थोड़ा सा
फ्लेवर चेंज करना चाहें तो पाइनएप्पल थोड़ा सा ले सकते हैं। मैं सम टाइम लेती हूँ किस चीज़ में, किसी खाने में ऐसी? नहीं सिंपल सिंपल ले लें, आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। वैसे ये क्या काम करता है शुगर के लिए? ये शुगर कंट्रोल करता है। शुगर आप कहते तो ये है ना कि शुगर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक रहती हूँ। इसलिए कि मुझे वीकनेस नहीं होती। ओके। हाँ, ये कुदरती मीठा है ना। हाँ, इसीलिए कुदरती मीठा है। ये ना डालिएगा, मुझे आपने नहीं नहीं पसंद। खाना? चलो मुझे इतना नहीं, मुझे बस जूस की हद तक पसंद है। हाँ, बेटी तो शौक से खाती। ये डाल दूं मैं इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डालें। इसको थोड़ा सा ना ये इस तरह करके डाल लेते होते हैं, ठीक है। डालना हो ना, ये हाथ पे किया, हाथ धुले में आपके डालो। ये देखिए, ये बहुत मज़े का, मैं बताती हूँ। वही प्लेट ले आए, उसी में डालेंगे, हम निकालेंगे और दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू। ये देखें जी, ये हमने सिर्फ जस्ट 2 से 3 मिनट इसको सौदे किया सिर्फ, ठीक है। फ्राई नहीं किया हमने इसको। ये लीजिए, एक टाइम का आपका कंप्लीट स्नैक जो है वो तैयार हो गया है। और ये बड़ा हेल्दी है, रोज भी बहुत खा लिया हेल्दी जाए है। तो कोई अच्छा, मसला इसके अंदर नहीं। आप थोड़ा सा बीटरूट यूज कर सकते हैं। ये ले करते हैं, इसको निकालते हैं। हम इसमें काली मिर्च, नमक, जो काली अपने मिर्च, हस्बे नमक, जायका। हाँ जी। ये देखें, इससे प्लेट वैसे ही सज जानी है। प्लेट सज जाएगी, इसी तरह हमारा अंदर भी खुश हो जाएगा। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है देसी खुशबू घी देखें की। ना, देसी घी की, अजवाइन की। ये देखें जी, दिखाएं, कितना अच्छा सब कुछ होता हो के। कैन यू सी? देखिए। दिख रहा है? हाँ, उधर दिख रहा है। दिस इज द वे इट इज। ये और टेस्ट करें इसको। अगर बहुत शौक है चावल खाने का तो ये तो चावल भी चलता फिरता। मैं ये वही देखें बात ऐसे। करने लगी थी। चावल जो है, जो शुगर चावल पेशेंट है, हाँ, राइस जिस तरह खाने हैं ना, तो राइस को अच्छे तरीके से, है ना, मजे की बन गई है ना। खा कर देखें आप मेरे। मैं तो खाती हूँ, आप खाएं। मेरी तो है, ये डाइट है। चावल नहीं लग रहा। नींबू थोड़ा सा और डाल देंगे मुझे? नींबू डाल देते हो। अच्छा, चिंटू को ब्लड प्रेशर का मसला है, डोंट ऐड नमक। मैं एक बात बताऊं, इसमें नमक की जरूरत कोई नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत क्योंकि नहीं है। अजवाइन ने आपको एक फ्लेवर दिया। जब आपको किसी डाइट खाने में कोई फ्लेवर मिल जाए, आपको सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए तो स्पाइसेस पैदा हुए हैं, ताकि स्पाइसेस के ज़रिए आप किसी किस्म से फ्लेवर ले सकें। सॉल्ट भी जो है ना, एक ऐसा टेस्ट का काम करता है जिसमें आपको नमक की ज़रूरत नहीं होती है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट ख़ास तौर पे सॉल्ट का इस्तेमाल किसी भी किस्म का, चाहे डाइट सॉल्ट जो बाज़ार में निकले हुए वो भी ना खाएं, और इसी तरह से जो है ना फ्लेवर ले लें, चाहे अदरक के जरिए, लहसुन के जरिए एक और मिर्च नींबू मैंने के पहले जरिए। डाल दी थी, ठीक है। एक और ये मिर्च हरी मैंने मिर्च अब- देखें, इधर बस भी आ अब गई इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और वो ठीक भी है? आ गया। बन भाई गई मैं कुछ कहना कह रहे जब तक मैं खा रही हूँ। हाँ, I had a great एंड time, में मेरा बहुत अच्छी चीज़ है। सबके लिए यही मैसेज है कि आप लोग अपनी सेहत का खुद से ख्याल रख सकते हैं जब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगी कि हमने, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई टास्क है, आपने अपनी लाइफ में जब उसको अचीव करना है, तो शुगर भी एक टास्क है, ठीक है। आप शुगर को कंट्रोल, जो हुई है शुगर, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो मौरूसी है, आप लोगों की खानदानी है, जेनेटिकली जिसको बोलते हैं, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा इस सब के लिए यही मैसेज है, अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें, वॉक करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।